अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ईऑन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ साद बिन रियाज हैं, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। यार इस तरह ना करें। ईऑन अच्छा सही है। ईऑन स्कूल फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स Okay. ग्रेजुएटेड हैं। साद दोबारा है। मैंने जिस तरह पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि साद को बड़ा पर्टिकुलरली एक इमोशनल पर्सनल कनेक्शन है सीरिया के मामले के साथ, और वो दोबारा इसके ऊपर एक जो फॉलो अप आप कह ले करना चाहते हैं, जो हमने आईसीएस के लिए प्रोपेगेंडा करना है उसके लिए। अस्तगफुरुल्लाह। आई थिंक जो लास्ट पॉडकास्ट की थी ना हमने 6 को की थी, तो उस टाइम चीज़ें तो बड़ी तेज़ी से राइल अप हो रही थी। तो आई थिंक 8th को डोमेस्टिक का फाल हुआ संडे को। हमारी पॉडकास्ट के बाद हुआ था। हमारी पॉडकास्ट के बाद, आई थिंक 2 दिनों बाद। तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज कमिंग इन, अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब का एक इकोसिस्टम है, जिनको गरीब से भांत भांत की बोलियां लोग बोल रहे थे। दो स्ट्रेन्स हैं प्राइमरली। एक वो लेफ्ट वाली है जो हमारे लेफ्टिस्ट भाई बहन, प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सेस, और दूसरा एक्सेस का जो एंड है वो शिया इस्लामिक एस्केटोलॉजिकल एंड ऑफ टाइम्स, महदी, ग्रेटर इसराइल बनने लगा बस 2 मिनट बाद। और किसके अंदर एक सुन्नी स्ट्रेन भी है एंड ऑफ टाइम्स वाला। तो ये दो सिमिल्टेनियसली, हाँ सुन्नी स्ट्रेन भी है एंड ऑफ टाइम्स वाला, ये काफी ओवरलैपिंग। और वो भी तो है ना, वो पूरा वो प्रो वहाबी और प्रो सईद सऊदी सेल्फी, वो भी छोटा सा उन्होंने उनकी डेढ़ की मस्जिद है जिनको कोई नहीं सुनता। हाँ, जो बड़े खुश थे कि शाम में फतह हुई है, शाम में अहले हदीसों की हुकूमत आ गई है। So there was 3 strains. सबसे पॉपुलर आई वुड से सोशलिस्ट, बिकॉज़ दे no, it was the second number पे numbers wise सबसे पॉपुलर रिलीजियस वाला था, जो एस्केटोलॉजिकल, ईरान, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, शिया, और उसके अंदर एक सुन्नी आंसर भी है। और उसके बाद आपका लेफ्टिस्ट वाला आता है। पॉपुलर किस सेंस में कह रहे हैं वैसे आप? नंबर्स, प्योर नंबर्स। हमारे यहाँ कौम जो है मजहबी, लेकिन आई थिंक मीडिया के लैंडस्केप के ऊपर तो जितने भी है ना हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम नजम सेठी टू हामिद मीर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तो सारा। कल रात को ना सेठी साहब ने प्रोग्राम किया और उन्होंने ऐसे खुशखबरी सुनाई पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि अब ग्रेटर इसराइल बनने लगा। बस ऐसी कि तैसे जितना तुम्हारा पार्टी टाइम था इज ओवर ना। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो भी कायल हैं ग्रेटर इसराइल के। यार उनकी पूरी वो है ना, क्या कहते हैं, एंटी इंपीरियल कह रहे हैं, उनका बीएलए वाला बैकग्राउंड सारा। अपने आप को ब्रांड करते, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इसकी भी कायल है, मजहबी पेशगोई की भी कायल है। ये करते हैं असल में। a lot of it has been influenced by the Iran's एक पूरी स्ट्रीम है जो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस बारे सारे थिंकर्स, क्या नाम है उनका, अली शरीयती साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर हैं उसके अंदर। तो बहरहाल और फिर हमारे जितने भी, क्या कहना चाहिए, नए मशहूर होने वाले भी कुछ हजरात थे जिन्होंने अजीब व गरीब सी कमेंट्री कर रहे थे। दैट वाज सो आउट ऑफ टच। और प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे नज़र आई ना, क्योंकि हमने तो कोशिश की कि मैक्सिमम सीरियन वॉइसेस को ही सुने जी, और उसके लिए आप मेरा ख्याल है, वैसे कहना नहीं चाहता, मतलब बदतमीजी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने सीरियंस को बुलाया। हाँ, हमने मेरा ख्याल है किसी अब तक नॉन सीरियन से बात नहीं की सीरिया के बारे में, या इस पे लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स उनसे नहीं की, ईरानी रिप्रेजेंटेटिव्स, सैयद मोहम्मद मरांदी, प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द गाय, आई एम श्योर बहुत अच्छे इंसान होंगे, बट लाइक किसी सीरियन से शायद अगर पूछ लिया जाए कि सीरिया में क्या होना चाहिए, तो दैट वुड बी, आई वुड फील मच मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू इवन जुलानी देन कंपेयर टू some IRGC official। या तुम्हारा क्या ताल्लुक है वहाँ पे? या तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, या किसी रशियन ऑफिशियल से? जुलानी कम से कम सीरियन तो है ना। वो और बात है कि उसकी ट्रेनिंग सारी टेल अवीव में हुई थी। नहीं, कुछ तो कहते हैं कि वो वाशिंगटन में भी हुई है। नहीं, हाँ, वो आधी ट्रेनिंग पेंटागन में भी हुई है। ज़ेलेंस्की सेम स्कूल गए थे यार। कोई कमी है पागलों की यार, मतलब क्या करें यार। आई थिंक इट ऑल कम्स बैक। जो मेरी पिछले एक हफ्ते में रियलाइजेशन हुई ना, वो ये हुई कि नहीं, मेरा एक सवाल है, सारे जो ग्रेटर इसराइल वाले भाई बहन जो हिजबुल्लाह ने सुलह कर ली थी, जिसके अंदर गाजा का सीज़फायर नहीं था, और उनकी लीडरशिप भी कैप्टेड हो गई थी, तो वो ग्रेटर इसराइल बनने के इम्कानात वो रुक गए थे वहाँ पे। और जिन शराइत के ऊपर अपने सुलह करवाई है, डेस्परेट किस्म की। नॉट टू से कि हिजबुल्लाह ने फाइट अच्छी नहीं किया, आई रिस्पेक्ट दैट फाइट। उनकी फाइट है लेबनान के लिए, एक वो नेशनल टेरिटोरियल फाइट है, उसको मैं मजहबी रंग नहीं देना चाहता, बिकॉज उसके अंदर मजहबी रंग है नहीं। ये झूठ है कि वो मजहबी रंग है, उसके अंदर कोई
वो एक नेशनल टेरिटोरियल फाइट है जो कि बेशक किसी जिहाद से कम नहीं। आप अपने मुल्क का दिफा करें, ये भी एक जिहाद है। मैं नहीं एग्री करता है जो अपने मुल्क का, अपने घर का, अपनी मतलब ये जो खालिसतन के आपने कोई इस्लामी निज़ाम कायम करना है तो जिहाद है, ये सब नहीं यार। अपनी खेत वगैरह का, मतलब अपने लैंड का, फॉर श्योर, तो वो भी जिहाद है। लेकिन ये कहना कि वो बहुत कामयाब थे इसके अंदर, अनफॉर्चुनेटली। बाय द वे याह्या सिनवार का आखिरी इंटरव्यू जो उन्होंने वॉइस को दिया था, उसके अंदर उन्होंने एक बात की थी कि उन्होंने गजा को दुबई बनाने की बात की थी। ये आर्गुमेंट दी जाती थी कि तुम सिंगापुर बन जाओ, तुम दुबई बन जाओ, तो तुम लोग क्या करते हो। तो अच्छा, खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। असल में जो पूरा मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी ना, वो ये थी कि हम ऐसी ये गुलामी में फंस गए हैं कि जिसके अंदर 7 अक्टूबर के बाद हमें लगा कि हमारे पास कोई मीडिया ही नहीं है कि जिसके ज़रिए हम प्रोपेगेंडा कर सकें, ना इंस्टीट्यूशन हैं, ना हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं, ना इंटेलेक्चुअल हैं। तो वो वी वर काइंड ऑफ अलॉट ऑफ जो टॉकिंग पॉइंट्स आ रहे थे, वो आ रहे थे एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वाले, एंटी इंपीरियलिस्ट वाले। उसके अंदर जॉर्ज गैलोवे था, स्कॉट रिटर था, इस तरह के लोग थे। तो हमें लगा ये लोग तो हमारे अलाइज हैं। दे आर वो क्या है, वो जो जैक्सन हिंकल, हाँ, पता नहीं कितने और सीरियन गर्ल तो खैर मैं पता था शुरू से, ये असदिस्ट, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था। मुझे याद है आपने, अच्छा, मुझे आई डोंट लाइक द टर्म असदिस्ट। क्यों? आई डोंट थिंक इट मींस एनीथिंग। आई डोंट थिंक वो लॉयल होते हैं टू असद। आई थिंक दे जस्ट वो उस आइडिया को या उस रशियन एक्सेस को लॉयल होते हैं। असद वाज जस्ट एक कन्वीनियंट स्टेपिंग स्टोन था। नोबडी इज एक्चुअली एन असदिस्ट, मे बी एक्सेप्ट शायद उसके कैबिनेट के अंदर जो लोग थे, जो लोग बाहर थे, दे सिंपली सपोर्टेड असद, या सपोर्टेड हिज रिजीम, या सपोर्टेड जो जुल्म कर रहा था वो, बिकॉज रशिया, एंटी अमेरिका। अच्छा, खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो हमें a lot of our talking points, a lot of our things were coming from that. और बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था कि ये लोग ना they are equally bad as some Zionist। और जिस तरह जो मतलब पियर्स मॉर्गन हमें डिह्यूमनाइज करता है, उसी तरह ही इवेंचुअली ये लोग भी वही करेंगे। फिर फाइनली असाद का फॉल होता है, तो एकदम हमें क्या कहते हैं, आइडिया होता है कि दे इक्वली हेट अस। क्या देख रहे हैं आप वैसे? बोल, बात कर यार, तुझे क्या मसला है? दे इक्वली हेट अस। उसी तरह ही जिस तरह मतलब उसमें उस हेट में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे वी से मुराद बाय द वे कोई भी मुसलमान जो सियासी तौर पे इस्लाम को एक कॉम्पिटेंट निज़ाम समझता हो, और कोई बेसिकली बाय द वे, और आप उनके नज़दीक दो ही आपके यहाँ स्ट्रेन्स हैं, एक वहाबी तकफीरी, यानी आप या अगर आप मलिशा मैन बनना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं इस सोच के लिए, तो आप ये हैं, या अगर आप उसको किसी सियासी स्फीयर में देखना चाहते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस या थ्रू एक्टिविज्म, तो आप इख्वानी हैं उनके नज़दीक, मुस्लिम ब्रदरहुड ने बेसिकली इख्वानी जिनको कहते हैं। ये पूरी एक उन्होंने एक बाइनरी क्रिएट की हुई है किसी भी सुन्नी मुसलमान के लिए कि जो किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन को देखना चाहता है इस्लाम की, ये उतना, और वो वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो वेस्टर्न ने इस्तेमाल की थी मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करने के लिए, और वो वही इस्लामोफोबिया वाली लैंग्वेज है जो बोरो होती है। आपको उतना ही बुरा वो समझते हैं जितना कि बुरा आपको शायद अमेरिकन मैदान जंग में समझते हैं। फ़र्क सिर्फ ये था कि आप कुछ देर के लिए कन्वीनियंट अलाय थे, क्योंकि उनकी कुछ जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो थी वो जस्ट पॉन्स, चाहे वो सीरिया के अंदर हो, चाहे वो इसराइल के खिलाफ एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए हो। मतलब अगर इतना ही रशिया को पड़ी हुई थी एक्सेस वालों को, तो रशिया ने जब बमबारी करके सुन्नियों को उड़ाया है सीरिया में, तो इसराइल में बम मार के देखते। यानी टू स्पीक इन योर पेंडू स्पीच, हालांकि ये सब अनफीजिबल है सियासी मैदान के लिए, लेकिन आप भी जो पेंडू बातें करते हैं, उन्हीं पेंडू बातों का जवाब ये है कि जो रशिया एरियल बम्बार्डमेंट, इतनी टेक्निकल एरियल बम्बार्डमेंट हलब और उसमें कर सकता है, हमस में कर सकता है, तो वो टेल अवीव में कर सकता है अगर वो चाहे। तो इट इज़ वो एक्सेस कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रिंसिपल्ड एक्सेस नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक, मतलब जैसे एक ताल्लुक है और बस और क्या है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, अजीब, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट समझने आसान होगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई। अब आज़रबाईजान शिया मुल्क है, लेकिन ईरान किसके साथ है? ईरान आर्मीनिया के साथ है। बस इतनी सी बात है। तो कोई ये प्रिंसिपल शीयत का इंटरनेशनल होना या ये सब स्ट्रेटेजिक मामलात हैं। मुल्क जो फैसले करते हैं ये किसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे नहीं हो रहे होते। आर्मीनिया की कोई इखलाकी हुकूमत नहीं है, ना कोई आज़रबाईजान की तो खैर बहुत ही बदतर है, वो तो बाकायदा वहाँ पे जेनोसाइड और वो उनको एथनिकली क्लेंस करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ही जालिम रियासत है आज़रबाईजान की। लेकिन टर्की ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया क्योंकि वो नेटो एलाय है और उसको सीधा रास्ता चाहिए आर्मीनिया तक। तो ये इसमें एक सीध में मान लेना कि एक ही सांस में मान लेना कि ईरान मॉरल एक्टर है
और रशिया मॉरल एक्टर है, तो रशिया के बम जो हैं वो एंटी इंपीरियलिस्ट बम हैं, वो जब ज़मीन पे गिर के फटते हैं तो बच्चे नहीं मरते, उसमें सिर्फ वहाबी मरते हैं या तकफीरी मरते हैं या कोई वो मरते हैं, इखवानी मरते हैं या कोई दहशतगर्द मरते हैं, वो भी बच्चे मारती है, वही साफ़ी मरते हैं, बच्चे मरते हैं। अब एक और बड़ा एक इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट दिया जा रहा था, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने नोटिस की ना वो ये थी कि सीरियन जो लोग हैं जो वहाँ पे रहने वाले हैं, जो 13 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो 5 लाख लोग कत्ल हुए हैं, जो 1.5 लाख लोग एक प्रिजन के अंदर से निकले हैं, उनकी तो एजेंसी कोई नहीं है, वो तो दे डोंट रियली मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग। जो हमारा विजन है ना मिडल ईस्ट के लिए, उसके लिए बशारुल असद का होना बहुत ज़रूरी था। तो उनका क्या ताल्लुक है वहाँ पे रिफ्यूलिंग डंप बनाना ना हिजबुल्लाह के लिए हमने, आई डोंट नो, मतलब अब ये देखें ना, ये अब बिनते हलब ये कोई अकाउंट है, खातून मतलब उनका एक्टिविस्ट है कोई है। अब उनकी वो ट्वीट पढ़ें कि आई कांट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रेज आई फील एट सीइंग फॉरेन टेररिस्ट एंड देयर सपोर्टर्स like Dilli Hussain praying in the Umayyad mosque and visiting my homeland like it's a free for all, while thousands of Syrian Christians and Shias are fleeing everything they ever know. हाँ, ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि उन्हें बहुत मसला टेंडेंसी होती है जब इस तरह की कोई जिहादी तंजीमें सामने आती हैं, जो कि हमें नहीं डिनाई करना चाहिए, ISIS एक जिहादी तंजीम है, वो अपने आप को पेंट ऐसे सीरियन नेशनलिस्ट के तौर पे करने लगे, वो एक जिहादी तंजीम है, तो वो इमीडिएटली एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल जिहाद का, या वो जो दावा सीन है उसको आप कहना चाहेंगे, या पैन इस्लामिस्ट जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं फ़ौरन। अफगानिस्तान ने भी अट्रैक्ट किए थे पहले 70s में और 80s में, फिर दोबारा किए थे 2000s में जब अफगानिस्तान अभी आज़ाद हुआ है, और अब ये सीरिया के लिए ये मामला बन सकता है। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ ये तो बात कर रहे हैं ना अपने सीरिया के लिए, और इनका हक बनता है क्योंकि ये एक एक्चुअल डिस्प्लेस सीरियन एक्टिविस्ट हैं। डिस्प्लेस सीरियन एक्टिविस्ट बिल्कुल भी नहीं है ये सीरिया के अंदर है, नहीं, ये सीरिया के बाहर है, और ये जिस टाइम असद की हुकूमत थी उस टाइम भी ये बाहर थी, उस टाइम भी इन्हें वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, सुभान अल्लाह, ये हाफिज के ज़माने की हाफिज के ज़माने ये पैदा बाहर हुई हैं, ये पैदा ही बाहर हुए, बहन चिलिंग मतलब दिल्ली 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 दिल्ली। यार ये आर्गुमेंट सुनने को मिलते हैं ना, फिनोमेनन है ये, मतलब रियल फिनोमेनन है, ये भी एक मसला होता है। आपको ऐसे लगता है कि अब देखो उइगर फाइटर भी हैं वहाँ पे, उज़्बेक, अच्छा बाय द वे उइगर और उज़्बेक और ताजिक जो फाइटर आए हैं जिसके ऊपर इतनी कंप्लेंट हो रही है, तो जो ज़ैनबियून और फातिमियून वहाँ पे थे वो सारे पाकिस्तानी और अफगानी थे यार, मतलब उसका जिक्र भी सारे इधर की जंग जेलम के, 7 लाख लोग ऐसे थे जो सीरियन नेशनल नहीं थे और वो वहाँ रह रहे थे, और उनकी मतलब अब मसला वही है ना कि जब हमारा जो वेस्टर्न मतलब एंटी इंपीरियलिस्ट सारा जो क्या कहना चाहिए क्लैन है, वो जब क्रिटिक करता है कॉलोनाइजेशन के ऊपर, तो वो ये नहीं कहता कि यार ये भी तो एक तरह की एथनिक क्लींजिंग है ना। ईरान कॉलोनियल पावर थी, सीरिया कॉलोनियल पावर है थी, मतलब और ईरान है। और बड़ा ना मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट एक प्रोफेसर साहब की, वो कह रहे थे कि जो बाथिस रेवोल्यूशन था ना, जो सीरियन अरब नेशनलिज्म का पूरा एक फेज थी, ये एंटी कॉलोनियल फेज थी। अरे सुभान अल्लाह, और इन्होंने जितने लोग मारे वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में मार दी। ये अभी बात उन्होंने की, मैंने ऐड की है। अच्छा, कि यार आप किस तरह फेस कर देते हो कि एक डिक्टेटरशिप को, एक ब्रूटल डिक्टेटर को आपने फ्रेज कर दिया कि एंटी कॉलोनियल है, जो फ्रेंच इंपीरियलिज्म की बुनियाद पे आया, तो जो काम ये करेगा ना वो तो अब इन द गार्ब ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म एंटी कॉलोनियलिज्म वो ये जस्टिफाइड है। वो जो जुल्म करता है, वो लोगों को मारता है, वो लोगों को जेलों में डालता है, वो तशद्दुद करता है, वो सब जस्टिफाइड पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ये आपके यहाँ सिर्फ नहीं है, कोई भी जेलस इस तरह की सियासी सोच होती है जैसा जिहादियों के यहाँ भी होता है कि अब मीन्स टू एन एंड जो मर्जी हो, ये सारे जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये तो काफिर हैं, ये तो मुनाफिक हैं, ये तो गुस्ताख हैं, ये तो फलाने हैं, ये तागूत हैं, क्लासिक ये तागूत हैं, अब इनको मार दो। ये नहीं यार, आपके यहाँ ये हर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी तो वही तो मसला ना कि यार मैं कोई बात पूरी कर सकता हूँ? जी सर, इजाजत है? अब नहीं करनी, अब नहीं तो माय पॉइंट इज के ये मतलब एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि एंड्स जो होते हैं वो जस्टिफाई कर देते हैं मीन्स को। कहीं वेग प्रिंसिपल में हम एंटी इंपीरियलिज्म के अंदर इंगेज्ड हैं, या हम किसी वेग प्रिंसिपल के अंदर हम कैलिफेट कायम कर रहे हैं। ये दोनों एक ही साइड, एक ही मतलब कॉइन के दोनों सेम साइड्स हैं, दूसरी अदली बदली साइड है, क्योंकि दोनों में वही हरकत कर रहे हैं कि मेरा जो एंड है ना वो इतना आला है और वो इतना वो वर्थ मतलब हैविंग है कि जो मिलियंस ऑफ लोग मार दिए हमने, कोई मसला नहीं है। और इनफैक्ट चाइना की जब तारीफ करते हैं हमारे लेफ्टिस्ट, तो उसके अंदर चाइना की जो इकोनॉमिक मिरेकल की तारीफ करते हैं, उसके अंदर वो इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि देखो यार ये सब जो मरे लोग, अब देखो ना, कुछ जन्नत पाने के लिए कुछ मरना पड़ता है, someone has to pay the price. So developmentalism
एंटी इंपीरियलिस्ट वालों से डेवलपमेंटलिज्म की आप आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, या लिबरल प्रोग्रेसिवनेस की कि देखो औरतें नंगी फिर रही हैं सीरिया के अंदर, या देखो बशार ने पुल बना दिया, या चाइना में देखो कितने अच्छे, यही आर्ग्यूमेंट्स अगर आपने भी देनी है, यही आपके प्रिंसिपल को डिफेंड करने के लिए यही कुछ कचरा है, तो फिर हम कैपिटलिस्ट जो कि माहिर हैं इस चीज़ के, उनके पास चले जाते हैं। तो ये एंटी इंपीरियलिस्ट रेटरिक ना सिर्फ मेरे ख्याल में शॉर्ट लिव्ड दोस्ती थी है मुसलमानों की, और ये आप जो भी इस एंटी इंपीरियल, खैर इनको एंटी इंपीरियलिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, इनको लेफ्टिस्ट ग्रुप्स कहना चाहिए, इनकी दोस्ती ना सिर्फ शॉर्ट लिव्ड थी बल्कि आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी नफरत में तब्दील हो जाएगी, और हो चुकी हुई है। आपको वो नज़र आता है कि वो पोस्ट कर रहे होते हैं कि सीरिया के जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के लोग डिज़र्व करते हैं उनके साथ जो हो रहा है, वो खुश हो रहे होते हैं आपके, देखो तो तुम डिजर्व करते हो। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। अब ये देखें ना, ये स्कॉट रिटर साहब माशाल्लाह उन्होंने ट्वीट की हुई है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि द मुस्लिम ब्रदरहुड वाज एन आउटलाइड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच सॉट द वायलेंट ओवरथ्रोन ओवर द असद गवर्नमेंट। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड। हाउ कम is this rhetoric is any different from what Zionists use against Hamas? ये एक सूत्र बराबर फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। और असल में पाकिस्तान, मुझे आई वाज पर्सनली वेरी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि मुझे सारा कुछ वो वाला फेस याद आ रहा था कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, क्योंकि मोस्टली जो हमारा एकेडमिक सर्कल है इज़ बीइंग डोमिनेटेड बाय दिस एंटी इंपीरियलिस्ट वेस्टर्न प्रोफेसर्स, तो वो सेम आर्गूमेंट प्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट अफगान जिहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ होता है। हाँ जी, कि तुम तो इंपीरियल था, जो तुमने तो अमेरिका की जंग लड़ी, जैसे हमने कोई फैसला नहीं किया, हम तो पहुंचते, हमें वेस्ट ने सुनाया कर दिया कि चलो लड़ो, हमारी कोई एजेंसी नहीं थी। और फिर वो कहते हैं तुमने लोगों को मरवा दिया। मतलब वो बच्चा जो जिहाद पे गया, अफगान जिहाद पे करने गया, ठीक है, उसकी तो कोई एजेंसी नहीं थी, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, वो कोई रैशनल एक्टर था ही नहीं, वो ही वाज जस्ट अ पान, वो कोई बड़ी वो कोई उसकी चमड़ी ब्राउन थी, सबसे बड़ा मसला तो ये था, गोट लवर था वो, तुम जाहिल। हाँ, उसके अंदर जो लेयर्स ऑफ रेसिज्म और डीह्यूमनाइजेशन होती है ना ब्राउन लोगों की, मुसलमानों की, वो सब शामिल है। उसकी कोई रैशनल एजेंसी हो नहीं सकती, वो रैशनल एक्टर हो नहीं सकता, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं हो सकती उसकी, उनके अपने कोई पॉलिटिकल गोल नहीं हो सकते, कोई अज़ाइम नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक पॉन हो ग्रेटर चेस बोर्ड पे। अब जब, हालांकि सोवियत यूनियन एक इंपीरियलिस्ट इदारा नहीं था, नहीं वो तो एंटी इंपीरियल इदारा था। वो ये बेसिकली यार, ये जो रेड रेवोल्यूशन था, वो तो बेसिकली मतलब गरीबों की आवाज़ थी, मजदूरों की आवाज़ थी, अफगानिस्तान के तबके की आवाज़ थी। अफगानिस्तान के गरीबों ने फिर जवाब दिया कि नहीं दिया? वही अब वो कह रहे थे, इसीलिए जो अमेरिका जब भी जाता है ना, तो वो पीछे रिजत पसंद मजहबी कुव्वतों को छोड़ के जाता है, वो नहीं चाहता कि कोई प्रोग्रेसिव कुव्वत आए। अरे सुभान अल्लाह। इसलिए उन्होंने तालिबान को छोड़ के जाया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चाइना के साथ कारोबार कर सके, ताकि वो डेवलपमेंट पे काम ना कर सके। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जो ANA की हुकूमत थी या जो अफगान अलायंस थी अभी जो अमेरिका वाली, वो एक सड़क नहीं बना पाए सीधी, जबकि इंडिया पैसे खर्च करता था, अमेरिका पैसे खर्च करता था, उनसे एक सीधी सड़क नहीं बन पाई। तो ये जो मौलवियों ने बना दी हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा नहर बनवा दी चाइना से, गैस के और तेल के कुएं चलवा दिए हैं। अच्छा, एंड दे वांट टू हैव इट बोथ वेज। उन्हें अपना बर्गर, दे वांट टू ईट देयर केक एंड दे वांट टू हैव इट एज वेल। कि तालिबान तो कुछ तरक्की कर नहीं रही, तालिबान तरक्की कर रही, देखो चाइना ने कितना काम। ये यार एक बात करो यार, दोनों बातें नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे निज़ाम है तालिबान का? ये तो रिजत पसंद मजहबी लोग हैं और ये तो अमेरिका की गोद में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आप स्मगलिंग करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, और आपके सारे पैसे जो हैं वो स्मगलिंग के हैं। एक है या दूसरा है, या वो कानून के ताबे हो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के, या वो नहीं, वो तो बड़े रेबल है, वो तो सारा स्मगलिंग से काम करते हैं, सारे डॉलर उनके इलीगल हैं, सारा कैश फ्लो इलीगल है उनका।
वो तो बड़ा उन्होंने मिडिल फिंगर दिखा दिया इंपीरियलिज्म को. They are the real anti-imperialist. Anti-imperialist वो तो cowboys हैं. You can have one thing but you can't have the other. तो वो जो inherent dehumanization है ना, वो बार बार ट्रिगर हो रही थी कि यार ये क्या इन्हें लगता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल गोल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता है, मतलब है यार, हम इंसान हैं. हम जो कैलिब्रेट बनानी है या नहीं बनानी, मतलब हम सोच सकते हैं, हम किसी भी सोर्स से अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ये है कि either you have to be a right and either you have to be a left. पहले तो ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है ना इनकी बनाई हुई, हम इस पे आते हैं. हम इस पे आते ही नहीं, हम इसमें फिट ही नहीं आते ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये तस्वुर कि एक कंजर्वेटिव होमोसेक्सुअल हो, ये मेरे लिए मतलब जैसे एलियन की बात है. या एक रिलीजियस मतलब कम्युनिस्ट हो, ये क्या, ये मतलब अजीब सी बाइनरी उन्होंने बना दी. हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते. हमारा अपना मतलब हमारा अपना एक जहान है. हमारा अपना एक जहान है जो 1400 साल से एक बाबा अब जहान में अपने एक जहान होता है जी. हम है ना डिफरेंट. हमने बिल्कुल हमारी अपनी एक रिवायत है, अपनी एक ट्रेडिशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं. आप हमें जबरदस्ती अपने क्या कहते हैं वेस्टर्न लेंस के तहत आप वो करना चाह रहे हैं, उस तरह से हमें देखना चाह रहे हैं, और आपको समझ नहीं लग रही, और आपके नज़दीक ये तो इंसान ही नहीं है. मतलब आपने देखी होगी ये रेटरिक बहुत ज़्यादा कि ये तो हमने तो अमेरिकी जंग लड़ी है, हमने तो अमेरिका डॉलर लेके जंग लड़ी है, और ये तो पूरा माशरा तबाह हो गया और पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, किस तरह से व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन के सोवियत यूनियन यहाँ क्या करेगा. मतलब इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस. मतलब आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आप अगर उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान वगैरह जाएं, और अगर आप मुझे कह सकते हैं कि जो वो माशरे थे सोवियत इंपीरियलिज्म से पहले और जो वो माशरे आज हैं, क्या वो लोग कोई कॉन्ग्रुएंस नजर आती है आपको उसके अंदर. और वो पता है माशरों में क्या पॉइंट आउट करेंगे कि वहाँ देखो ट्रेन का निज़ाम कितना अच्छा चल रहा है. यार आपने उनको जड़ से उखाड़ दिया, उनकी सकाफत को, माशरत तबाह कर दी, उनका दीन ईमान, उनकी कौमियत, उनकी लिसानी पहचान उस सिरिलिक में लिखते हैं यार, अपनी ज़ुबान रूसवी ज़ुबान में लिखते हैं. यानी इन चीज़ों के अंदर जैसे कि कोई अहमियत ही नहीं है इंसानी पहचान. और वही डेवलपमेंटलिज्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं, वही सोशल लिबरेशन के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है औरत और मर्द के दरमियान रिलेशनशिप का, वो हमने तय किया है. अब देखो इन दरिंदों को, यार इनकी औरतें तो वो करती हैं, या इनके मर्द तो टोपी पहनते हैं या वैसे करते हैं. अब इनको हमने इसमें से एक्सकपेट करना, निकालना है, निजात दिलानी है इनको हमने. व्हाइट मैन्स बर्डन, वो बिल्कुल सेम बला है, सेम बला है, नो डिफरेंस एट ऑल. अब बेचारा, अब अफगानिस्तान को क्या नजर आ रहा है, अफगानी क्या नजर आ रहा है कि भाई उज़्बेकिस्तान से पकड़ के मौलवियों ने निकाल दिया, अज़ान बंद कर दी, दाढ़ियाँ उड़ा दी, उनकी कुरान नहीं पढ़ना, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, वो कहते हैं ऐसी तैसी ना दी. पाकिस्तान को वो भी शामत. पाकिस्तान मैं तो बिल्कुल भी बाय द वे नहीं हेट करता सोवियत अफगान वॉर को. मैं कहता हूँ इस वाज द बेस्ट थिंग पाकिस्तान आवर एंसेस्टर्स डिड. जो पाकिस्तान ने अच्छा काम किया ना, दो बड़े काम किए. एक बम बनाया, हाँ, और एक ये काम किया. और ओवरऑल जो उससे एक पूरी जो हुर्रियत की फिक्र पैदा हुई है, मतलब यहाँ पर अब्दुल्ला अज़ाम साहब अमेरिका जाके पूरी हमने इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं उसकी बदौलत जी. तो मतलब हमारा भी पॉलिटिकल विजन हो सकता है यार. हम इंसान मतलब इट वाज एज इफ आई वाज जस्ट बेगिंग कि यार प्लीज कंसीडर अस ह्यूमंस, हमें इंसान समझो, हमारा कोई पॉलिटिकल विजन है, हमारी कोई सोच, हम सोच सकते हैं. मतलब हमें आप ज़रूर आपने उसी लाइन में फिट करना है कि अगर आप उस लाइन में फिट नहीं आ रहे तो तुम इस्तेमार के एजेंट हो, तुम मतलब तुम उन्हीं के पेरोल के ऊपर हो, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई फिक्र नहीं है. और ये अजीब सी बात है जबकि सारे लेफ्टिस्ट जो है अमेरिकन एनजीओज के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में. सारे लेफ्टिस्ट और अमेरिकन यूट्यूब के लिए काम करते हैं. या मतलब फॉर सम मतलब खैर ये और तो अक्सर इनमें से मेटा पार्टनर्स होते हैं बाय द वे. ये सिर्फ क्रिएटर नहीं होते, पार्टनर होते हैं, इनको कॉन्फ्रेंसों में बुलाया जाता है. और ये लेफ्टिस्ट होते हैं. यही तो गेम है सर. ये क्या वजह है कि अमेरिका जो है, जो इंपीरियलिस्ट कुव्वत है, वो यहाँ पे लेफ्ट और लिबरल्स को क्यों सपोर्ट करता है. फिर यहाँ पे उन्हें रिजिट पसंद, यहाँ तो फिर अमेरिका के पसंदीदा एनजीओ होने चाहिए मौलवियों के लिए. एग्जैक्टली. यहाँ पे तो फिर मुल्ला होने चाहिए सामने सारे यूट्यूब वगैरह पे, उनके रेड रूम होने चाहिए. मैं जॉर्ज गैलोवे का वो ट्वीट ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर वो कहता है अरब ज़्यादा लॉस्ट कॉज. जॉर्ज गैलोवे, ये तो मजाक उड़ाया इसका कल इयाद अल-बगदादी ने. हाँ, बता दें जरा अपनी ऑडियंस के लिए क्या बात हुई है. इयाद अल-बगदादी से इंटरव्यू हुआ अंग्रेजी में. बाय द वे अंग्रेजी में हमने 2-3 बैक टू बैक इंटरव्यू किए सीरियन और पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट के साथ जो काम करते हैं इस काम पे. एक जाबिर बकर का मैं लाजमी कहूँगा, आप देखेंगे, उन्होंने किताब भी लिखी थी सीरियन गुलाग. कर्डिश हैं वो, कर्डिश कर्ड्स इनके लिए एक्सक्यूज होते हैं, वो खुद कर्ड हैं जो कह रहे हैं कि यार ये जानवर हैं सीरियन, ये बशार की हुकूमत जो है. और वो जेलों के निज़ाम पे बात कर रहे हैं. वो इस वक्त फ्रांस बेस्ड हैं या जर्मनी? फ्रांस बेस्ड है. हाँ,
एक हजरत हैं, उन्होंने जेलों के निज़ाम पे बहुत अच्छी बात की है, और एक अभी रिसेंटली हुआ वो अभी पब्लिश नहीं हुई, आदिल बगदादी की। क्या पता जिस वक्त ये हमारी पॉडकास्ट लगे उस वक्त लग चुकी होगी। मैंने इनके से पूछा ना कि यार जॉर्ज गैलोवे, कहते हैं यार शुक्र है यार, हम कहते थे ये हमारी जान छोड़े, इसने छोड़ ही दिया आखिर। हम चाहते हैं कि ये हमारे से दूर हुए, हम नहीं चाहते इस आदमी को। उसने वही कहा कि जैसे अरब एक मजमुआ है, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है, उनका इजहार नहीं हो सकता कोई, वो करेंगे तो इस बाइनरी में करेंगे। और जॉर्ज गैलोवे उस बाइनरी में, जॉर्ज गैलोवे 1 था, ये 0 थे, तो बस अब दुश्मनी है। और कहते हैं कि यार ये लोग कन्वीनियंस होती है इनके पास कि ये हमारे कॉजेज से वॉक अवे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये मेरा कॉज है, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये सब। उसने मैं सारी हिस्ट्री बताई कि सीरिया और पैलेस्टाइन दर हकीकत एक ही टेरिटरी है, और सदर्न पैलेस्टाइन को सदर्न सीरिया ही कहा जाता था। और फिलिस्तीनी सेपरेट जो आइडेंटिटी है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी थी, वो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी कभी नहीं थी, वो मजबूरी के तहत पैदा हुई है इजराइल की आइडेंटिटी की वजह से। बिल्कुल। तो अगर हम अपने आप को शामी के तौर पर देखते हैं, तो इसमें अगर कल को जॉर्ज गैलोवे बोर हो जाए, या एरन माटे बोर हो जाए, या कोई यहाँ के हमारे जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बोर हो जाए, तो ठीक है, मरना तो लड़ना तो उन्होंने नहीं है, तो आप बोर हो गए तो चले जाएं, शुक्रिया। कन्वीनियंट है ना, कन्वीनियंट है कि हम अब 100 साल से प्लस से लड़ रहे हैं फिलिस्तीनी, हमारे बारे में हमारी डिठाई मशहूर है कि हम हिम्मत नहीं हारते, तो हम अभी आप लोग चले गए हैं तो कोई मसला नहीं, हम लड़ते रहेंगे, कोई और एला आ जाएगा, कोई और आदमी आ जाएगा, साथ दे देगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म कॉज के तौर पे देखते हैं, इंटर जनरेशनल स्ट्रगल देखते हैं, बिकॉज अरब स्प्रिंग उसी के अंदर टाई इन होता है, सीरियन रेवोल्यूशन स्पेसिफिकली उसी के अंदर टाई इन होता है। और ये तसव्वुर रखना कि ये मुकम्मल हो गया इनकलाब और वहाँ आ गया जुलानी और ये जमात बनने, ऐसे नहीं होता यार, 100 साल लगते हैं मुल्कों को बनने में, और हम असली में वो छोटी सी टाइमलाइन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मसला पता है क्या, पाकिस्तान की साइकी ना बहुत फास्ट है, हमें क्योंकि थाली में कोरोना ने पकड़ के मुल्क दिया था, ये बात बड़ी, ये बिटर ट्रूथ है, मानने में बुरा लगता है, हमें कोई अल्जीरिया की तरह लड़ना नहीं पड़ा था 100 साल, हमें थाली में उन्होंने कहा ये लो मुल्क ले लो, बना लो, बस एक काम जरूर करना, इंडिया और चाइना को चेक में रखना। तो वो हमें थाली में मिला ना मुल्क, हमें नहीं पता, कौमें दुनिया की बहुत स्ट्रगल करती हैं अपने मुल्क बनाने के लिए। वो अलग बात है कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, वो एक और हमें फ्री मिला हुआ मुल्क हमने क्या किया। तो वो अब फॉर एग्जांपल कितनी अजीब सी एक्सपेक्टेशन है कि अब लड़ना शुरू कर दो इजराइल के साथ। किस चीज़ के साथ? मलेशिया के साथ, जो हमारे क्या है उनके पास, रैगटैग मलेशिया, रैगटैग क्या, किसी से बख्तरबंद गाड़ियों से लड़े जाके इजराइल से। और दूसरा क्यों लड़े इजराइल से जाके, वो सीरिया, वो एक बड़े इजराइल से लड़ चुके हैं। यानी आप किसी भी अक्लमंद आदमी से पूछें, होशियार आदमी से, कि तुम्हें बशार पसंद है या नेतन्याहू, सीरियन हमेशा कहेगा नेतन्याहू पसंद। अब यार ये आप मुसलमान होने की हैसियत से, चलें अलवी तो हम कहते हैं मुसलमान है ही नहीं, ये मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, लेकिन यार मुसलमानों की रियासतों में से इतनी जालिम रियासत थी कि वो नेतन्याहू से भी बुरे हाल में रहते हैं लोग वहाँ पे। उसकी ना मैंने एक वीडियो निकाली है, ये सोचने वाली बात है ना, शर्म की मुकाम है ना कि नेतन्याहू जिसको हम इतना बुरा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ यकीनन लानती आदमी है, लेकिन बशार या उसका बाप हाफिज, वो जो एक मैसेकर है, हमा मैसेकर, जो उसके बाप ने किया था, अभी तक टोटल जदीद असले के साथ 40,000 कन्फर्म्ड शहीद हुए हैं लोग फिलिस्तीन में। उसने 3 हफ्ते में 40,000 आदमी मार दिए एक शहर में, हमा में। यार ये 80s की बात है, 70s सॉरी लेट। ये अब आप क्या कंपैरिजंस ड्रॉ करें? अगर नंबर्स की बात करनी है, अगर एम्पिरिकल बात ही करनी है, हालांकि मैं बिलीव नहीं करता इसके अंदर एक हो या लाख हो, आदमी होता है, बट अगर ये नंबर्स की बात करनी है, दर्दनाक तरीके से मारना लोगों को बमबारी करके, तो यार इसमें तो कोई अपने मुसलमानों के लीडर कम नहीं है। सो कॉल्ड मुसलमानों के लीडर है तो कोई मेरे ख्याल में नहीं, अलवी मुसलमान नहीं होते जहाँ तक मुझे पता है। और वैसे भी वो जिस तरह इम्पोज किया गया था मुसलमानों के ऊपर, मतलब फ्रेंच वॉर्स के थ्रू, बिल्कुल ठीक है, फ्रेंच के थ्रू, और सारा बातिस रेवोल्यूशन और वो एक नई लीड बनाना और सारा कुछ, जी, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो उधर हो, ये भी एक नई लीड हमारे ऊपर डाली गई थी। लेकिन पॉइंट मेरा ये नहीं है, पॉइंट मेरा ये है कि व्हाई डू दे हैव टू फाइट इजराइल नाउ? Why can't they just try to make a country? क्या इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अभी ये हेयर एंड नाउ में है? ये 100 साल से मसला नहीं चल रहा, ये आगे जाकर रिजॉल्व नहीं होना। और मसले की और मजे की बात, और याद ने पता क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में ये मामला सिमट जाएगा 30s, इजराइल 100 साल नहीं पूरे करेगा। हाँ वो तो खैर, वो तो हमारी जंग है ना, हम लड़ लेंगे जो हमने लड़नी होगी। ये जो बाहर से बैठ के कमेंट्रियाँ कर रहे हैं ना, जिनकी स्किन ही नहीं है फाइट के अंदर, जिन्होंने इसराइल जीता भी है उस टाइम भी कमेंट्रियाँ करनी है, फ़लस्तीन जीता है उस टाइम भी कमेंट्रियाँ करनी है, इनकी बेसिक
जो कंट्रीब्यूशन है ना वो यही है, कमेंट्री। हाँ इन्होंने बस कमेंट्रीज करनी है, बैठ के किताबें लिखनी है। और उन्होंने आप देखेंगे उन्होंने अपनी असल में उन्होंने एंगलिंग करनी होती है ज़्यादातर। अगर आप, मैं एक बताता हूँ एरन, हालांकि मैं इनके इंटरव्यू करते रहेंगे इन लोगों की, ये भी वॉइसेस हैं, रीजनेबल लोग होते हैं, कुछ बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं है। एरन मार्टे की कुछ बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है, मैक्स ब्लूमेंथॉल की बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। इशू पता है क्या होता है इन लोगों के साथ, कि किसी एक मुद्दे पे आके उनके लिए फ़िलिस्तीन या सीरिया या वो चीज़ है, वो नहीं है, वो उनके लिए एक टॉकिंग पॉइंट है जिससे उन्होंने अमेरिका का मुंह मट्टी में मिलाना होता है। यानी जो अमेरिका का विजन या ख्वाब वो देखते हैं, जो वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो वो हो, यानी इट इज़ अ गेम ऑफ ग्रेटर पॉलिटिक्स एज वेल। वो एक फॉरेन पॉलिसी इशू को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी आप बात को समझ रहे हैं ना। स्कॉट रिटर जो एक एजेंडा पे है इजराइल के खिलाफ मिसाल प्रो रशिया, इट इज़ अ पॉलिसी पोजिशन विद इन अमेरिका। जो मेयर शाइमर वाला ग्रुप है, जो डीप स्टेट का ही ग्रुप है, अमेरिकन डीप स्टेट के दो नजरियात हैं। वो रियानस वरफाकिस की बड़ी सी तकरीर आई है, बहुत फनी है बाय द वे। अच्छा, वो कहता है अमेरिका में दो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, एक कहता है कि चाइना एग्जिस्टेंशियल एनिमी और एक कहता है चाइना एग्जिस्टेंशियल एनिमी है हमारा। एक कहता है कि चाइना को हमने हराना है बाय बीइंग द बिग बैड बुली ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमने इजराइल में भी और रशिया में भी और हर जगह बदमाशी करनी है। और एक कहता है कि नहीं, इन सब जगह से निकलो और सीधा चाइना तक लड़ाई लेके जाओ। तो ये दो ग्रुप्स हैं। अब जो ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर और अपॉर्चुनिस्ट भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, चाइना से भी क्यों लड़ना, चाइना से भी क्यों लड़ना, रशिया के साथ सुलह करवाना चाहते हैं वो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा गोल क्या है स्कॉट रिटर का? डिन्यूक्लियराइजेशन सबसे बड़ा गोल ये है, उसके डिक्लेयर्ड गोल है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं एहतराम करता हूँ। स्कॉट रिटर को मैं 15 साल की उम्र से देख रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट्री आई थी इराक वार वाली, जर्नी मैन पिक्चर्स की, बिल्कुल बहुत शानदार डॉक्यूमेंट। फिर मैंने इसका पढ़ना ऑनलाइन, ये फिर गायब हो गया उसका। वो इसके कुछ वो डीप स्टेट के केस बन गए थे, इसको बड़ा वो हरास कर रहे थे सरकारी, और इसकी जॉब वगैरह भी चली गई सब। तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होना बरकरार है, वो बात उसका एहतराम है। उसकी इराक पे रिपोर्टिंग बरकरार है, रशिया पे उसकी रिपोर्टिंग, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट पे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। काश ये जालिम किस्म के बम दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये बहुत जालिम चीज़ है, ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो वो एक वन ट्रैक के, अब मैं इनको मिन वन कबूल कर लूँ, ये नहीं यार। कितनी बातें मैं करता हूँ जो आप मतलब नहीं एग्री करेंगे उससे। हाँ, नहीं मतलब वो है ना कि जब आप बिल्कुल एक लार्ज चंक ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन को, और मुझे गुस्सा इस बात भी चढ़ता है कि आपको मुस्लिम हिस्ट्री की कोई नॉलेज ही नहीं है, नहीं रिस्पेक्ट भी नहीं है। ना रिस्पेक्ट है ना नॉलेज है। आपको ये नहीं पता कि ये जो बुरादो शाम का इलाका है, ये मुसलमानों के लिए एक इलाका है। फ़लस्तीन ये मुसलमानों के लिए क्या चीज़ है? ये जो साइक्स एंड पीको हुआ, आपने क्या कर दिया हमारे साथ? आपने क्या किया हमारे साथ कि ये अब सीरिया है, ये फ़लस्तीन है, ये इराक है, ये यमन है, ये सारे अलग अलग मुल्क हैं। क्यों भाई? नहीं, और बिट्रेयल किया हाशिमाइट खानदान का। तो हाशिमाइट किंगडम का तस्वुर तो था ना कि यहाँ पे बिलादो शाम में आपको एक अरब कंट्री बना देंगे जिसमें इराक भी होगा, सीरिया भी होगा। ये खेल किया ना फ्रेंच और इंग्लिश ने हमारे साथ। तो फ्रेंच और इंग्लिश अगर इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थे उस लम्हे में, और जो ये टुकड़े करके गए बाथिस्ट छोड़ के गए, तो वो क्या यहाँ पे एंटी इंपीरियलिस्ट छोड़ के जा रहे थे? एंटी कॉलोनियल पावर छोड़ के गए थे हमारे। नहीं, इस्तेमारी कुव्वत थी वो। और सद्दाम उसमें शामिल है, हाफिज जिसका बाप शामिल है उसके अंदर, ये वो गमाल अब्दुल नासिर शामिल है। ये सब इस्तेमारी कुव्वतें थी। उनका उतार चढ़ाव पॉपुलैरिटी में, यकीनन गमाल अब्दुल नासिर बहुत पॉपुलर था, सद्दाम भी एट वन पॉइंट बहुत पॉपुलर था, लेकिन मुशर्रफ भी था, ज़िया भी था। उतार चढ़ाव के अंदर तो यार किसी डिक्टेटर को भी, अभी MBS कितने पॉपुलर रहे हैं बच्चों के अंदर, स्पेशली सऊदी यूथ के अंदर जिनको पार्टियां करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं याशी करो, वो कह रहे हैं मजे करो बच्चों, याशी करो एट द एक्सपेंस ऑफ योर पॉलिटिकल राइट्स। यमन का सवाल नहीं पूछना। जमाल खशोगी कहाँ गया? ना यमन ना फ़लस्तीन, इस तरह की बात, कोई बात नहीं करनी बेटा। बेटा डांस करो, ये क्लब आएगा, फीफा आ रहा है, अभी लिव गोल्फ आ रहा है यार, ये उम्र हाजी तूने बंद करवाने हैं। तो आई थिंक ये एक पॉइंट था। दूसरा ये भी था कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ना उस रैग टैग मिलिशिया से कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करते। डमेस्कस के अंदर ईरानी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने। उस टाइम असद ने क्या किया था? कितने के मिसाइल दाग दिए थे। वो जो सो कॉल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्ट में, हाँ, इसी जंग के स्टार्ट में सीरिया ने कुछ भी नहीं किया। सीरिया ने कुछ भी नहीं किया, हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह, अयाद अल-बगदादी ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी। उसने कहा था हिजबुल्लाह ईरान की पेशेंस पॉलिसी पे स्लो एस्केलेशन कर रहा था। रेड लाइन हुई थी, हिजबुल्लाह ईरान रेड लाइन दिखाता था, फिर इजराइल रेड लाइन क्रॉस करता था। और वो कहता है कि अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा होता अभी तो शायद वो रिग्रेट करता कि उसने एस्केलेशन तेज़ नहीं की। बिल्कुल। आई थिंक हिजबुल्लाह ने और ईरान ने बहुत केयरफुल जंग लड़ी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में।
बट वो उसे 1 साल 1.5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये एक जंग को मिलिशियाज जो होती है ना, इवन IRGC भी एक फुल ऑन कॉन्फ्लिक्ट नहीं लड़ सकती मेरे ओपिनियन के अंदर। ईरानी कॉन्फ्लिक्ट तो ये शाम में भी हार गए थे 2016 में, अगर रूस ना ये आता। लड़ सकते हैं स्लो अट्रिशन की जंगें। हमारी जनरली मुसलमानों की फौजें जो हैं वो स्लो अट्रिशन की जंगें लड़ सकती हैं। बड़ा ऑल आउट जिस तरह अमेरिकन करते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट मुल्क में दाखिल होकर, हम नहीं लड़ सकते। हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं, इवन पाकिस्तान को उसमें आप डाल लें, हम स्लो अट्रिशन की जंगें लड़ सकते हैं। स्लो अट्रिशन की जंगें, मिलिशिया वॉरफेयर, कॉम्बैट, गुरिल्ला। और अट्रिशन की जंग तभी कामयाब होती है जब अट्रिशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर सस्टेन हो। अनफॉर्चुनेटली ना अब हिजबुल्लाह सस्टेन कर पा रहा था, ना इराकी मिलिशियाज कर पा रहे हैं, और ना ईरान कर पा रहे हैं। तो उस जंग के मैदान के अंदर जहाँ पे अट्रिशन की जंग लड़नी हो आपने, तो उसके लिए आपको 2, 3, 4, 5 साल तैयारी करनी होती है उस जगह पे। आपने बेसें बनानी होती हैं अपने, हमने यहाँ से लाइन ऑफ अटैक बनाना है, हमारे पास इतने लैंड टू लैंड एयर मिसाइल है, हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो सब नहीं है। और दूसरी बात यहाँ मैं ये भी करूँगा, हिजबुल्लाह की बात की तो द वे हिजबुल्लाह वाज नॉट एबल टू सस्टेन दैट फाइट बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली देयर पंगे इन सीरिया के अंदर जो इन्होंने अपने आप को खोला, एक मिलिशिया जिस तरह ऑपरेट करती है उस तरह से हट के जिस तरह इन्होंने एक स्टेट फोर्स बन गए, ऑल आउट वार के अंदर गए, अपने आप को ओपन किया। मतलब हसन नसरुल्लाह टू किल याह्या सिनवार, दे हैड टू किल हिम बाय सरप्राइज, दे डिड नॉट टारगेट हिम। तो कैसे मर रहे, तो कैसे शहीद हुए? तो कैसे शहीद हुए? वो अपने सर्वे पे थे, मतलब वो थे, ही वाज आउट ऑफ द टनल, तो शहीद हो गए। वो सर्वे करने बट जाते हैं। हसन नसरुल्लाह का केस देख लें कि उन्हें पता था एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ बैठा हुआ है और इतनी देर तक बमबारी करेंगे तो ये मर जाएगा। जी। तो हिजबुल्लाह टू द फेलियर ऑफ हिजबुल्लाह इज आल्सो heavily linked with what To not behaving like a militia. and to what Iran did in Syria. जी। तो मतलब and I'm kind of analyzing this wholly on the अब आप देखें ना, अब आप एक और नजर से भी देखें, जिन मुल्कों के लोग मिलिशियाज में गए ज़ैनबियन फातिमियन में, अब वो अपने मुल्कों में वापस कैसे जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में कहेंगे आ जाओ बिस्मिल्लाह, आर्म्ड ट्रेंड यंग मिलिटेंट आ जाओ, जो कुछ और काम नहीं कर सकते, आ जाओ, जिसको और कोई काम नहीं आता, आओ टारगेट किलिंग करें यहाँ पे। कराची में हुआ कि नहीं हुआ रिसेंटली ज़ैनबियन का, उधर पाकिस्तान में मसला होता है। सो ये एक रियलिटी है। ये नहीं होता कि अगर एक सुन्नी जाए किसी जिहादी तंजीम में तो वो वापस आएगा तो वो वली अल्लाह का, वो भी यही कुछ होता है। exactly. तो फिर शिया होगा तो वो भी यही कुछ करेगा यार, उसको कोई सुरखाब के पढ़ने लग जाते। तो ये बहुत बड़ा एक फियास्को ईरान ने क्रिएट किया और अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया मुसलमान ममालिक के अंदर, और उसका वो रिजल्ट वो उसका वो बीज, एंड इट वाज नॉट लाइक अ सस्टेनेबल नेशनल सिक्योरिटी गोल था भी नहीं। इट इवेंचुअली हैड टू डाई डाउन। मतलब जिस तरह यार 2.5 लाख की फौज है और 7 दिन नहीं लगे, मतलब कैन यू इमेजिन कि 7 दिन नहीं लगे और पूरा मुल्क किस तरह करके ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो 2013 में भी हार गए थे, वो 15 में भी हार गए थे, जब तक के रूस की एयरफोर्स नहीं आई थी। क्योंकि जो अब यहाँ पे मैं इंजीनियर साहब की बात करना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल ठीक करते होते हैं वो कि एरियल बमबारी जो है उसने नहीं, इंजीनियर साहब की बात तो नहीं है, तो मतलब फैक्ट नहीं, मैं इंजीनियर साहब को इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि वो इसको बहुत दोहराते हैं, और मतलब मैं एहतराम तो करता हूँ, हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, तो उन्होंने कहा कि एरियल बमबारी जो है ये इसने दुनिया की काया पलट दिया, नहीं है, और ये इसके बगैर जो है ना ये मामला नहीं चलता। आप इसराइल को भी परसू करना चाहते हैं, इसराइल को ग्राउंड मिलिशिया वॉर में हरा रहे हैं, एरियल बमबारी में तो नहीं हरा सकते। हमारा तो हमास के पास यूनिक एडवांटेज है, पैलेस्टीनियंस के पास यूनिक एडवांटेज है कि वो मुल्क के अंदर है, दे आर फिजिकली देयर, उनके दरमियान कोई बफर जोन नहीं है, और वो भी उसके बावजूद अब भी वो इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि वो गाजा में दाखिल हुए हैं, नॉट बिकॉज वो इसराइल के कैप्चर्ड टेरिटरीज में दाखिल हुए हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये उनको लूर इन करना पड़ता है लड़ाई के लिए। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। खुशी नहीं हो सकती। खुशी सिर्फ ये है टेम्परेरी कि सीरिया के लोग चलो बड़े मजलूम असल में मेरी एक सीरियन कोलीग हैं, तो शी इज़ लाइक सेटल इन कनाडा, तो उनके साथ बात कर रहा था, तो मैं उनके 2 अंकल्स हैं, तो बोथ ऑफ देम वर मिसिंग और स्टिल आर मिसिंग। तो वो कह रही थी कि टेम्परेरी हमें रिलीफ मिला था कोई 7-8 दिन का, कि हमें लगा था कि शायद वो जिंदा हूँ। और इस तरह के मतलब मैं हैरान होता हूँ कि जितने सीरियन से आप बात करें ना, उनका कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार लाजमी या तो शहीद हुआ है, मारा गया। मतलब इतनी लार्ज स्केल के ऊपर ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है। और बिल्कुल, और मुझे असल में मैं तो बहुत सारे लोगों को 27 नवंबर के बाद पता लगा होगा कि सीरिया के अंदर कुछ हो रहा है,
लाइक कॉन्फ्लिक्ट था नहीं पिछले 3-4 सालों के अंदर। आस्ताना में हुआ था उनका विद अस्ताना एग्रीमेंट के बाद आस्ताना एग्रीमेंट के बाद से। तो इट्स अ the term they use in political science is the frozen conflict. और बाय द वे कितनी कॉन्स्पिरेटोरियल टाइप थिंकिंग करते हैं कि अमेरिका कोई ओमनिशिएंट ओमनी प्रेजेंट खुदाई ताकत है कि उसने बिल्कुल अब उसने देखो मजहबियों को ले आया यार, ये अमेरिका गॉड है यार। और बाय द वे ये अमेरिका के लिए ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी शिकस्त है अगर मान लिया जाए कि कर्दों को नहीं लाया, वो कि कर्दों को नहीं लाया जिनको वो बैक कर रहा था, उन्हें उन्हीं के ऊपर इन्हिसार करना पड़ा जिनको वो कहता है कि ये सारे डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। $10 मिलियन है उसके ऊपर $10 मिलियन। अच्छा, किसी ने ना लिखा हुआ था कि कल यूके का गया डेलीगेशन मिलने के लिए, तो उसने फोटो भी लगाई हुई थी, जुलानी साहब पेंट कोट पहन के खड़े हुए थे, तो किसी ने लिखा हुआ था कि मतलब इस बंदे के जो है कीमत सर की $10 मिलियन है, तो वो भी आप अमेरिका से कलेक्ट कर लें इसको दे के। तो खैर ये सारी चीज़ें, लेकिन आई वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो। एक सीरियन एक्टिविस्ट थे माज़न अल हमादा, ही गॉट अबडक्टेड इन 2013 इनिशियल डेज के अंदर, एंड देन ही वाज रिलीज्ड, ही वेंट टू लाइक नीदरलैंड्स, और वहाँ से इनको लोअर बैक किया गया। उसमें मुझे एक वो कह रहे थे कि शायद इनकी किसी रिश्तेदार को पकड़ के इनको कहा गया कि तुम आओगे तो इनको भी छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ देंगे। और जो डच सोसाइटी है या डच गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत तंग किया इनको, इवन आफ्टर ही गॉट एन असाइलम। Or I think let's watch this. For Syrians who wanted a different kind of country, Mazen al-Hamada embodied the cause. And how do you feel about the people who did that to you? For Syrians who were tortured by the Assad regime, just like he was, he answered that question for all of them. Their trauma distilled into his face. Into this moment. I mean, he could not answer that question. في الله بيحسبه، في قضاء بيحسبه. راح أسعى إلا ما أجيبه مع المحكمة وأخذ حقي بالقانون. Mazen's body was found on Monday. He'd been detained at Saydnaya prison. We were there, but in the chaos didn't realize what was happening. We know now. He was killed by a regime he never got to see collapse. This morning, before his funeral, we visited the hospital morgue where his body was being kept. Many of those murdered inside Saydnaya were brought here. The fridges are full. There are bodies everywhere. We were shown his. The coroner told us there were signs of torture and that he'd recently deceased. We spoke to his sister Lamia outside the morgue as the body was being wrapped for burial. يعني فرحنا بعد ما رحل النظام، بس تمنيتوا انه اخوتي يكونون معي ويفرحون، تمنيتوا ابني، تمنيتوا زوجي، تمنيتوهم كلهم مشان يشوفون، بس هم دفعوا ثمن. Mazen was first imprisoned and tortured after joining anti-regime protests in 2011. When he was released, became an asylum seeker in the Netherlands. In 2020, returned to Syria. His sister told us why. كان يهددوا مازن، ليش رجع مازن؟ كان على اساس هم عاملين عليه مثل يعني على اساس تسويه او مصالحه، رجع مشان يعني نطالع هذولا ونعمل تسويه وخلاص، واذا ما تجي بدنا نقتل هذوك اللي بالسجن ونجيب بقيه العائله، فاضطر يجي. Mazen's story is also that of so many others. So today, as his body came out of the hospital, thousands showed up. The street version of a state funeral, something Bashir al-Assad will never get. 3 days ago, this would not have been allowed. These sorts of tears would have meant detention. This young man wasn't just the face of activism and opposition. He was also the face of the vulnerability and the trauma and the pain caused by this regime. And now it represents a call for justice too.
तो दैट वाज काइंड ऑफ अ वन स्टोरी दैट वी कवर्ड. माजन की बॉडी या बड़े खौफनाक टॉर्चर मार्क्स थे. या एंड गिवन द फैक्ट कि एक बंदा जो कुछ कर नहीं सकता, लाइक जिसको पहले आपने उसकी बिल्कुल सोल क्रश कर दी है पहली दफ़ा पकड़ के, लेकिन जब दूसरी दफ़ा उसको अरेस्ट किया तो उसको फिर भी इतना टॉर्चर किया. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ सिनिकल रिजीम वाज दैट. और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि आई हैव बीन लाइक फॉलोइंग सीरिया. मतलब सीरियन गुलाग मैंने आई थिंक 3 महीने पहले मंगवाई थी. मेरा दोस्त यूके से गया, यूके गया था, तो मैंने कहा था एक ही बुक मुझे चाहिए, तो ही गॉट दैट फ्रॉम मी. तो आई वॉज काइंड ऑफ फॉलोइंग. मुझे तो आइडिया था कि क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पीपल लाइक ऑफ काइंड ऑफ दे ट्राई टू ड्रॉ द फॉल्स पैरेलल्स कि जिस तरह पाकिस्तान में जेलें होती हैं उसी तरह ही वहाँ भी कोई जेल होती होगी, वहाँ का कोई प्रिजन, वहाँ का टॉर्चर भी उस तरह का होता होगा. बिल्कुल भी नहीं. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा. पहले मैं वाज़े करना चाहूँगी, अच्छा अगेन यार पीटीआई वाले बहन पे कुछ मिलता है ना दुनिया के अंदर जो मिलता है वो शुरू करते थे. यार खुदा का नाम लो, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी सूरत हाल है विद ऑल ऑफ द, यानी हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल है कंप्लेंट नहीं करता. ये सब नहीं हम करते. ये बहुत जालिम रिजीम थी, ये आप नहीं इमेजिन कर सकते. एक ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन अलवीज़ को पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था. ये काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल जो डायनामिक है हम समझ ही नहीं सकते कि एक कौम को दूसरी कौम पे सारों पे बर्तरी दे के फिर टॉर्चर कर रहे हैं और लोगों को. और ये जो जेलों के अंदर हो रहा था वो यही बता रहा था जाबिर बकर कि वो खुद भी जेलों में रह कहते हैं पूरा एक निज़ाम है, टॉप डाउन और टॉप टू बॉटम पता है मुल्क में कि क्या हो रहा है. और कहते हैं ये एक लिविंग एंटिटी और कंट्रोल्ड केओस मेंटेन करते हैं वो. अब पाकिस्तान में है ना 9 में भी लोग उठाए गए, आपको पता था आपने कहाँ रिश्वत देनी है, किसको जाके मिलना है, किसको सिफारिश करनी है, कहाँ से फ़ोन करना है, सारों को पता था, हर बंदे को पता था. कहते यहाँ पर नहीं था. कहते सीरिया के अंदर जानबूझ के एक निज़ाम रखा जाता था ऑब्सक्योर. कहते मैं एक कागज़ ना लिखवाना कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इधर हूँ, साइंड अलिफ बे ते जो भी मेरा नाम है, ये कागज़ लाखों वो रुपए का निकला करता था. ठीक है ना. वो एक पूरा निज़ाम था और वो पकड़ा गया था जाबिर उस ज़माने में जब 2002 में अंदर जब पीसफुल टाइम था, रिलेटिवली जिसको पीसफुल ठंडा टाइम था बिफोर द अरब स्प्रिंग. अब तो मतलब अरब स्प्रिंग के बाद जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया, ये माजन वाली आपने मिसाल अच्छी दी कि यार जो बंदा कि क्या उखाड़ सकते हैं तुम्हारा, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था यार. ये खौफ माशरत में फैलाना है कि बस हमने पकड़ लिया, इसको हम ले आए हैं, ये पता होना लोगों को. अब लोगों के लिए सिंबल बन गया था ये. और बहुत सारे लोगों अब सीरियंस को जो गुस्सा है ना, जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ रिजान सफ़ोर के साथ इधर उधर, उन्हें बड़ा जेन्युइन गुस्सा है और मैं उस गुस्से के साथ रिलेट भी कर पाता हूँ कि सर्टनली बिशार फाल हुआ और आप लोगों को याद आ गया, लाइक एकदम से याद आ गया अच्छा सीरिया में भी कुछ चल रहा था. यार हर दूसरे घर किस तरह की स्टोरी है. मतलब वो जो मेरी सीरियन कोलीग है जिसके जो अंकल जो मतलब अभी तक उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिल सकी कि वो कहाँ आए, कहाँ दफनाए गए, कहाँ से उठाए गए. पूरा लैंडस्केप था ना मीडिया का, वो अब ये बात वाज़ी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पॉलिटिकल कैंप्स में, सियासी कैंप्स में, मुल्कों के कैंप्स में लाया करती है, क्योंकि पूरा अपरेटस जो था उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया था बशार को. आपके अरब ममालिक ने भी नॉर्मलाइज कर दिया था. अब दुनिया मूव ऑन करना चाह रही थी, और सीरिया के मामले को वो टू रेस्ट रख चुके हुए थे पिछले 2-3 सालों के अंदर. तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेडली तो नहीं, मैं अच्छी अप्रोप्रिएट वर्ड, बट कम से कम एक पब्लिक कॉन्शियसनेस में अनएक्सपेक्टेडली था ये. बट तैयारी तो इसकी जारी थी. असली में जो मेन स्ट्रीम कवरेज थी जिससे लोग मतलब जिस तरह से बराह रास्त अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया की खबरें मिलती थी वो ख़त्म हो गया था. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब होता है. अभी भी पैलेस्टाइन, अभी जो लोग बहुत पैलेस्टाइन एक्टिविज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, 76 साल से हो रहा है, वो पहले कब कहाँ थे? अक्सर उनमें से नहीं कोई केयर करते थे. ये पर्टिकुलरली ब्रूटल जो विजन्स अभी आए हैं, विजुअल्स जो आए हैं इजराइल से और फ़लस्तीन से, उसकी वजह से लोग ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं. बट उससे पहले ये लोग उनसे पूछते हैं फ़लस्तीन के मामले का तो ये कुछ भी ना कहते हैं, ना ये बाद में करेंगे, ये भूल जाएंगे 2 साल के अंदर. बहुत शॉर्ट टर्म हमारा अटेंशन स्पैन है ना. ये इंसानों की गलती कोई नहीं, ये नेचुरल मतलब फिनोमेनन है. लेकिन आप पे है कि आप पब्लिक को कितनी देर अपनी तरफ रुझान अपना रखवा सकते हो और आप अपने नैरेटिव को कितनी देर चलवा सकते हो. सीरिया की वो प्रॉब्लम ही आता है, जो सिनिसिज्म जहाँ से आता है वो इससे आता है कि जो इंटरनेशनल अब न्यूज़ मीडिया है वेस्टर्न, वो इमीडिएटली कितना अट्रैक्ट हुई है. और इसमें वो याद अल बगदादी कह रहे थे कि पहले जब पीसफुल प्रोटेस्ट थे सीरिया के अंदर तब कोई इंटरेस्ट नहीं था इंटरनेशनल मीडिया का. द मोमेंट वहाँ कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हुआ, सिविल वॉर में तब्दील हुआ, तो वो वहाँ पे मीडिया आ गई. क्योंकि जैसे वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है ना या ग्लोबल इंटरेस्ट जो होता है इस इम्पीरियलिस्ट लेंस के तहत, वो सिर्फ तब होता है मुसलमानों में या ब्राउन लोगों में या जो भी आप कहना चाहेंगे, जब कुछ वो वायलेंट करते हैं जो कि पोटेंशियली स्पिल ओवर कर सकता है.
उन्हें यानी जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, जब वो अपनी प्रोटेस्टिंग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पीटीआई वाले भी जो कवरेज है अनफॉर्चुनेटली कितनी सिनिकल है पाकिस्तान के अंदर। जब बंदे मरते हैं, जब कुछ होता है तमाशा, तब वो कवरेज होती है। पहले पिछले 1.5-2 साल के अंदर सो कॉल्ड जो रजीम चेंज हुआ, जो मामला हुए, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता इंटरनेशनल मीडिया पे। जब तक आपके मुल्क में कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा ना जो किसी पॉलिटिकल कैंप के इंटरेस्ट में नहीं लाया करता। अभी इमरान खान साहब और पीटीआई वाले वो एंटी इंपीरियलिस्ट कैंप में फिट होना चाह रहे हैं ना ग्लोबली। पता नहीं एंटी इंपीरियलिस्ट कैंप में कैसे फिट होंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आती बात को। तो वो रशिया वाले मामले से करना चाहते हैं, रशिया वाले मामले से करना चाहते हैं, या वो एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले से करना चाहते हैं। साथ ही वो लेकिन साथ ही फुल टाइम ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, तो ट्रम्प तो एंटी इंपीरियलिस्ट है ना, ट्रम्प एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ना, उसकी तो ब्रांडिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी इंपीरियलिज्म दोनों। ओके, दोनों ठीक हो ट्रम्प इज अ फ्रेंड ऑफ रशिया ना यार। तो आप देखें एंटी इंपीरियलिस्ट वाले जो हैं वो मॉरली कंसिस्टेंट नहीं है, ट्रम्प के मामले में वो चुप रहते हैं। यही तो मसला होता है कि जब हम इतनी लेजी बोरोइंग करते हैं ना, एंटी इंपीरियलिस्ट वाले जो है ना इंटेलेक्चुअल, वो सारे ट्रम्प के मामले में चुप रहते हैं, बिकॉज दे नो कि ट्रम्प हमारे फायदे में आ रहा है, वो रूस से दोस्ती कर रहा है। जो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट है कि ईस्ट में जो उनके एलाइज हैं, रशिया, चाइना वगैरह, उनके साथ मामला बेहतरी की तरफ जाए। उनकी पॉलिटिक्स अबाउट इजराइल इज लिंक्ड टू रशिया and American domestic policy, not to Palestine itself. Their interest in Israel as an entity, मतलब unless उनकी कोई academic field है, जिस तरह मतलब नॉर्मन फिंकलस्टीन की फील्ड ही यही है कि उन्होंने ही chose to specialize in Israel conflict और Palestine conflict में। Other than that, ज़्यादातर लोग उनकी इंटरेस्ट यानी वो एक लेंस के तहत देख रहे होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जनवरी 6 एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिस तरह 9 मई है, जैसे 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आप समझे? गॉड। अच्छा, 9/11 एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिस तरह ये सीरियन रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ, फॉल्स फ्लैग अफगानिस्तान में अमेरिका ने CIA ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, और जिस तरह ये सीरिया में कर रहे हैं, उनके लिए उनको एक इजी कैच ऑल टूल चाहिए, बिल्कुल, जिससे वो दुनिया के इश्यूज को बर्दाश्त कर। एक्चुअली उनका हदफ यहाँ अपनी हुकूमत होता है, उनका कंसर्न अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल्स है हेल्थ केयर है। ये उनके लिए जंपिंग पैड होता है कि ये देखो ना, तुम ये कर रहे हो ना बाहर, हमें तो हेल्थ केयर चाहिए थी, हमें तो फलाना चाहिए था, तुम ये कर रहे हो बाहर। वो एक ब्रॉड ब्रश, वो नहीं इंटरेस्टेड नुआंसेस में और सटलिटीज में, आपके कॉन्फ्लिक्ट में, और किस जमात ने क्या किया था और क्या तारीख है, उसको जीरो शिट स्लिप करते हैं वो। उन्होंने कभी सीरिया नहीं आना, उन्होंने कभी सीरिया नहीं देखना। आप ख्वाब देखते हैं ना कि सीरिया जाएं, हम देखें, हमारे मुसलमानों का दोस्त मुल्क है, उमैयद मोस्ट देखें, खालिद बिन वलीद की कब्र देखें। आप ये उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके लिए आप सिर्फ एक हेडलाइन है, उनके लिए सिर्फ आप एक हेडलाइन है। पैलेस्टाइन आपकी उनके लिए हेडलाइन है, दैट्स इट, उनके लिए हेडलाइन है। अभी इल्ला माशाल्लाह ऑब्वियसली बड़े डेडिकेटेड लोग होते हैं जो आते भी हैं। सो ओवरऑल मैं बहुत डिसअपॉइंट नहीं हुआ था बिल्कुल भी, मुझे ये अंदाजा था। मैं भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मुझे सिर्फ पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया था ना, मुझे उससे काफ़ी हद तक, और ओवरऑल डिजिटल मीडिया एंड और कवरेज ऑफ ईरान में शिया भाई बहन ऐसे रो रहे हैं, ऐसे पता नहीं। मुझे ईरान का भी कोई, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हो रहा था कि यार ये अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी हैं, और मतलब यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं प्रोफेसर हज़रात, और माशाल्लाह मिलियन इनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, और मिलियन किसी का नहीं है फैसल राइज बस यार, उसको मतलब सीरियस कौन लेता है? ये बीफ नहीं उसको यार क्या सीरियसली ले सकते हैं, बट ही इज प्रेजेंटेड एज लाइक। तो हुआ क्या है शाम के अंदर? अच्छा, ये टिपिकल इनका वायदे में तूने सही पकड़ा था कि एक सीरियस बूथी बना लो, अब मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, 5 मिनट्स ऑफ। तो शाम के अंदर जो रिजित पसंद कुव्वतें हैं उनके लिए क्या खास, ये क्या है यार? व्हाई डू टेक कॉमन प्रॉब्लम है, अपने आप को सीरियसली बहुत लेते हैं। हाँ, और हमारा मसला ये है कि अपने आप के अंदर, अरे नहीं लेना चाहिए यार, आप लोगे तो आपको ये हाल होगा। अब ये हाल होगा कि अब टैंकियों की तरह आप मतलब बशार की डिफेंस कर रहे हो, यार जालिम आदमी है, छोड़ो उसको यार। और हल्का सा जिक्र करके ना कि अच्छा बशार जालिम था, उसने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, उसने इकोनॉमिक का काम नहीं किया, लेकिन ये जो लोग आ गए ये बहुत बुरे हैं। लेकिन ये जो लोग आप इसमें भी नोट करें कि फेलियर उसका वो डेवलपमेंटलिज्म का है। फेलियर ये नहीं जो एब्सोल्यूट ब्रूटल ह्यूमन क्रशिंग रिजीम थी, वो नहीं, क्योंकि वो ह्यूमनाइज हो जाएंगे ना यार, ये भाभी शाबी सारे जो जानवर, अच्छा भाभी जानवर मैं कहता हूँ भाभी तकफीरी भी वो आदमी वाकई में हो, वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है। मतलब अब क्या ट्वीटें चल रही होती, मैं देखता हूँ कि आईसिस को जेलों से निकाला जा रहा है। ये आईसिस है यार, मतलब माजन हमादा का क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं कहता हूँ और ये आईसिस हैं ये लोग, ये मस्कीन मर्द औरतें बच्चे हैं। अब मैं कहता हूँ ये आईसिस भी हैं, ये इंसान नहीं है, आईसिस इंसान नहीं है, ये इंसान है, और क्या पागल है।
मतलब किसी जालिम है। कोई ट्रायल तो हो उनका, ट्रायल ये ह्यूमन सोसाइटी ने चीजें डेवलप की है ना, ये अदालती निज़ाम, क्राइम एंड पनिशमेंट, कोई कानून, यार आईसीएस आ गई जी, मतलब आईसीएस आ गई अब तो कुछ नहीं कर सकते हम, आईसीएस को तो मारना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। अब एक जो प्रोपेगेंडा उसमें भी था ना, वो ये था कि देखें ये इन्होंने पूरी हुकूमत गिरा दी है, और पूरी हुकूमत गिरा दी है, लेकिन इसराइल के ऊपर एक चूं भी नहीं हुई इन लोगों से। इसराइल की तरफ मुंह करके तो क्यों नहीं पाएंगे यार। जैसे वहां पे जो लोग हैं वो दुआएं कर रहे होंगे इसराइल के लिए, गालियां देते हैं इसराइल को, यार नफरत करते हैं उससे, वो इस्तात नहीं रखते कुछ करने के लिए, इस्तात भी नहीं रखते। और दूसरी बात ये है कि उनके डिसीजन से हमास ने हमला नहीं किया। ये बात भी बहुत ब्रूटल है, बट ये ऑनेस्ट है। हमास ने हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके किया, वो सारी रेजिस्टेंस फेल कर गई वो। और दूसरी बात ये, और फिर ये भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे ना कि हमास क्यों खुश है, इन्हें सबसे ये मैच नहीं पाती क्योंकि वो भी वहां हैं। अब आप देखना हमास से भी नफरत हो जाएगी सारा। हाँ, वो यही कह रहा था कि मैंने हमास को बहुत सपोर्ट किया, स्कॉटर साहब कह रहे थे कि मैंने हमास को बहुत सपोर्ट किया और आई रियली लाइक स्टूड अप, कि अच्छा हुआ कि इन लोगों ने इसराइल को हमला किया, लेकिन नाउ दे आर चीयरिंग फॉर द फॉल ऑफ असाद। ये तो सारे से यही एजेंडा। अच्छा, अब मैं रिसेंटली ये भी देख रहा था कि वो जो अमेरिकन ज़ायनिस्ट टॉकिंग पॉइंट होते थे ना, कि नेतन्याहू को पता था 7 अक्टूबर के बारे में, अब वो एक्सेस वाले भी बोल रहे होते हैं हाँ कि फिर मतलब ये 7 अक्टूबर भी प्लान था। हाकिम फदान का बयान आया और ऑफिशियल बयान है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम जो यूएस था वो हक में नहीं था बशार की हुकूमत गिरने से। जाहिर बात है यार, इजराइल was satisfied with an unstable Syria but with Bashar there. मुझे आप खुद बताएं कि अभी वो क्यों हमला कर रहे हैं सरकारी? They don't trust the rebels with these weapons. सीधी बात है। They trusted Bashar with the same weaponry, with the same infrastructure. अच्छा, और by the way लोग प्री प्लानिंग को और अपॉर्चुनिज्म को कंफ्यूज करते हैं। अब जो इजराइल मूव्स कर रहा है वो अपॉर्चुनिज्म है कि मौका आया, उस पर चांस आया, डांस करो, एज अपोज टू कि वो बहुत ग्रेटर। यार अपने आप को इतना इनकॉम्पिटेंट समझते हैं या इंसानों को, अपने लोगों को। अब मसला ये है ना, हाउ डू यू एड्रेस दिस डिफीटिज्म? नहीं कर सकते। हाउ डू यू एड्रेस दिस डिफीटिज्म? मतलब हमें ये है ना कि हम तो सिर्फ पॉन्स हैं, और फिर वही कमिंग बैक टू माय पॉइंट ओरिजिनल के, हमारा तो विजन हो नहीं सकता, तो अदरवाइज हम किसी ना किसी की ग्रैंड गेम का हिस्सा बनेंगे, इसलिए कुछ ना करो जिसका ऑथर कोई और है, हम तो सिर्फ एक प्लेयर है। तो इससे बेहतर यार प्ले करते करते यहाँ तक आ गए हैं या कहीं आगे भी पहुंच ही जाएंगे। असल में दैट कंप्लेंट आई थिंक स्टेम्स फ्रॉम द मटेरियल कंडीशंस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। वो रियलिटी है कि हम मुल्क नहीं बना पाए, कोई हम कहीं पे कोई माशरा नहीं बना सके, कोई इदारा नहीं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में एक ही इदारा है, वही सारा कुछ चला, वो ना फॉरेन डिपार्टमेंट ना चके, ना कोई हमारा ब्यूरोक्रेटिक का निज़ाम बहुत अच्छा है, ना कोई हमारे रेलों का निज़ाम, एक इदारा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स सीरिया क्या है हमें पता ही नहीं। सऊदी अरबिया का कह रहा है, सऊदी अरबिया ईरान का कह रहा है, मतलब हमारी ईरान पहले सऊदी अरबिया और फिर ईरान, हमारी बकायदा प्रो बशार पॉलिसी रही है थ्रू आउट दी रही है। मतलब वी वर नॉट एबल टू टेक अ मॉरल कंसिस्टेंट पोजीशन कि यार ये गलत है, ये जाबिर जालिम हुकूमत है। तूने वो तकरीर देखी थी उसकी सीसी की? कौन सी वाली जो अभी आई है सीरिया के मामले में? नहीं, उसने अजीब सी तकरीर की है, बहुत फनी है। डोंट वरी वी विल बी फाइन। डर गया बेचारा। उसे लग रहा है उसकी बारी तो नहीं आ गई। उसने कोई मुबारक नहीं दिया सीरिया को, कुछ नहीं दिया, बट डोंट वरी इट विल बी फाइन। हां, खौफ तो है ना फिर उसको भी कि अगली बारी शायद मेरी ना हो। अब ये भी पता है, यहाँ पे एक काउंटर आर्गुमेंट बनता है कि ये जो रेवोल्यूशनरी अमल है ये मुल्कों को इतना डिस्टेबलाइज कर देता है कि वो इजी पिकिंग्स बन जाते हैं और वो लिबिया और इराक बन जाते हैं, चाहे फॉरेन इंटरवेंशन हो चाहे नीम फॉरेन इंटरवेंशन हो। ये सवाल आपने किया था याद हो दादी से? आई डिड। क्या जवाब दिया उसने? आई वुड लाइक टू हियर योर थॉट्स पहले। मुझे ये लगता है कि लिबिया की अपनी थी, आई थिंक पहले बात हुई थी इसके ऊपर। पहले तो मसला है कि फॉल इक्विवेलेंट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीरिया जो भी बनेगा वो बशार से बेटर ही होगा, बिकॉज लिबिया के अंदर जो ह्यूमन आइसोलेशन फॉर सीरिया की बात है, बट जो ग्रेटर जियोपॉलिटिक्स है उसमें यार मेरे ख्याल से कुछ भी ना करें 10 सालों में सिर्फ सीरिया को एक ऐसा मुल्क बना दें कि जो स्टेबल फंक्शनल हो, जहाँ पर मतलब उसको टूरिज्म का हब बना दें फॉर द अरब कम्युनिटी, फॉर द मुस्लिम डायस्पोरा। ये बहुत है। आज शिया और सुन्नी दोनों का रिलीजियस टूरिज्म वहाँ होता है। फिर साहबा की कब्रें हैं, हज़रत ज़ैनब की कब्र है। उसके बाद की जो आएगी नस्ल वो इसराइल को देख लेगी। अगर यही कर लेना, ये एक फंक्शनल मुल्क बना लें जिसके बट इन द मीनवाइल पैलेस्टीनियन कॉज का क्या होता है ना, दैट्स द प्रॉब्लम।
जो अभी एनेक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक का टाइम अप लग रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। वो बड़ा कोल्ड कैलकुलस है जिसके अंदर आप खेल रहे हैं कि हाँ ठीक है ये मुल्क बना लो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। जब टाइम था तो हम बात पार्टी खेल रहे थे। नहीं, टाइम तो आई थिंक असद के होते हुए भी सीरिया को इतना खास किरदार तो अदा नहीं कर रहा था। ठीक है यार, नहीं कर रहा था, मैं बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा, बट हमारा कंसर्न वो नहीं कि जो इन्होंने किया, हम तो कंसर्न है ना पैलेस्टाइन ना हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिनिमम ये करे, लेकिन मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि जुलानी साहब के साथ जो लोग हैं अटैच हैं, जो जिस तरह के वो जिहादी हैं, वो बर्दाश्त करेंगे। वो अभी मैंने देखी है वीडियोज़ अटैक मलेशियाज़ की कि 5-6 लोग खड़े होकर 20-30 लोगों ट्रोला कह रहे हैं हम तो अगला जेरूसलम ही जाएंगे, हम तो नहीं ब्रेक लगाएंगे। वो तो हुआ है, लेकिन इजराइल क्या गोड कर रहा है उन्हें किसी लड़ाई में बमबारी करके? हाँ, उन्हें गोड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट में। और अभी तक बहुत सेफली प्ले किया जनरल साहब ने, है ना, अवॉइड किया उन्होंने कि हमारा फटा ही नहीं, हम तो डायरेक्ट यूएन तो कहेंगे कि वो लेखा क्लियर कराए, हमने तो तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करना कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो, हम तो उन्हीं को बुलाएंगे। वो बमबारी कर रहे हैं ताकि ये गोड होके कहीं झड़पे हो जाएं। और लेकिन मलेशिया को झड़प आना मुश्किल तो नहीं है ना। हाँ, या कोई लड़ पड़े लोग, वो चाह रहे हैं कि झड़प हो जाए कहीं ताकि उनको बहाना हो दाखिल होने का। तो इसमें उनका क्या जवाब था याद बात साहब का? वो ह्यूमन एंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे कि यार अब हमारी जियो स्ट्रेटेजिक उसमें क्या, वो भी यही बात कर रहे थे कोई एक मुल्क तो बना लो। और पैलेस्टीनियन को मैं कहते हैं मैं पैलेस्टीनियन हूँ यार, हम अपना कॉज लेके चलेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। क्या उसके लिए सीरिया को सफ़र करना पड़ेगा हमारे लिए? तो मतलब ये क्या मंतक है कि लोग सफ़र करें और हम मतलब मज़े करें कि हमारा कॉज चल रहा है, और हमारा कॉज कौन सा ख़त्म हो जाएगा? हमारा कॉज तब भी चल रहा था, आज चलेगा। आई थिंक इट्स अ जनरेशनल स्ट्रगल। ये कोई एक मतलब मुझे वैसे इसराइल इन द लॉन्गर रन जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इस जंग से। मुझे नहीं लगता कि क्या वो मतलब अगर एक वेग सा मैप भी क्रिएट करे ना तो उसके अंदर इसराइल का फ्यूचर कोई इतना खुशाइन नहीं है। मैं कहता अब यहाँ पे ग्रेटर इसराइल का तस्वर जो आता है, हमने जैसे मजहबी पेश गोई बना लिया उसको कि वो तो होगा। क्यों होगा भाई? कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन से दिन की बात है यार? और वो जो हमेशा कहते हैं कि मदीना तक मेरी कब्र तक, वही है हदीस है बिल्कुल। एक तो यार विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लिया करें, जो आखिर ज़मान की रवायात होती हैं यार, इनका वेग माने होते हैं इनके। और दूसरा यार आप हमेशा एंड ऑफ टाइम में होते हैं। ये पता नहीं क्या हमारी मुझे नहीं समझ आई कि ऑब्सेशन जो हमारी पैदा हो गई है ये कहाँ से आई है कि एंड ऑफ टाइम तक इतने ऑब्सेस्ड हैं हम लोग। एक मिलेनियलिज्म कहते हैं इसको गोरों के। हाँ, ये एक तो हमारे शेख इमरान हुसैन साहब है। ये अब सबर कर लेना एक मिनट, 2000 साल जब मुकम्मल हुए थे ना मिलेनियलिज्म, ये एक ऑब्सेशन हमारे यहाँ भी पाया गया था। मिर्जा साहब भी उसकी पैदावार है भाई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये अब तो हमारे 2000 साल पूरे हो गए और ईसवी कैलेंडर के और फलाना हो गया और उम्मत की उम्र तो सिर्फ 1500 साल है या कितने साल है, ये सब बातें हैं लोगों के अंदर। वो ऑब्सेसिवनेस जो है ना वो कुछ उलमा के अंदर, कुछ वाइजीन के अंदर बहुत पॉपुलर है। उर्दू के अंदर दो मैं समझता हूँ बड़े हैं, एक डॉक्टर सार रहमुल्लाह और एक जो हाजिर सर्विस हैं और ये मकबूल जान साहब उर्दू के अंदर, और ये मकबूल जान साहब दोनों वाइजीन हैं। और दोनों मतलब डॉक्टर सरार साहब का हालांकि कुरान पे दर्ज ज़्यादा, लेकिन जब सियासी पस मंज़र बयान होता था असल में ये इसकी जो डॉक्टर साहब जायंट है मेरे लिए, हम तो फैन, बट उसके बावजूद उनकी ये बातें थोड़ी बहुत नुकसानदेह रही हैं। इसमें मेरे ख्याल में जो असल में जो जंपिंग पॉइंट था ना वो ये था कि इजराइल की एंटिटी बहुत यूनिक फिनोमेनन थी ह्यूमन हिस्ट्री में, वाकई में है। ये आर्गुमेंट मैं समझ वहाँ से लेकर आए हैं सारे कि ये रेफ्यूजीज, और वो कुरान से भी इसका इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं। एक वो कुछ सूरह इसरा की जो आयत है कि तुम जब दोबारा, वो एक न्यू तफसीर है सूरह इसरा की करते होते हैं कि तुम जब दोबारा यहाँ इकट्ठे कर दी जाओगे। अच्छा, वो इसको यहूदियों को, खैर ये लंबी बात है, बट पॉइंट ये कि वो उस फिनोमेनन को कि यहाँ पे इनका बसना 2000 साल में पहली बारी और इतनी बड़ी ताकतवर रियासत बनाना जिसके पुष्ट पनाही पे खुद रोमन्स हों, यानी ईसाई और यूरोपियन खुद खड़े हों, हालांकि वो दुश्मन हैं उनके, ये सब उसको बहुत इसकी जो यूनिक नेस है ना उसने बहुत मोटिवेट किया लोगों को कि कहने के लिए कि आखिर ज़मान की जो आखिरी 100 मीटर है ना वो शुरू हो गए। ये मेरे ख्याल में बुनियादी वजह है। और फिर उसके अंदर इसराइलियात और इस्लाम की कुछ ज़्यादा कमज़ोर जो रवायतें हैं एंड ऑफ टाइम्स की, सबका एक मजमुआ बना के ना एक हॉच वॉच, उसके अंदर मस्जिद का शहीद होना, इजराइल की एक्सपेंडेड बॉर्डर्स होना, अरब रियासतों का ढेर होना, इस्तांबुल का ढेर होना, ये सब उसके अंदर टाई इन हो गए। बाय द वे वो याद है वो बीच में 7 अक्टूबर के बाद वो स्टोरी वायरल हुई थी कट्टों वाली कि वो जो गाय लेकर आए हैं
वो गाय को ज़िबा करेंगे अब, और गाय को ज़िबा करने के बाद मसीह शहीद होगी बस। अब नहीं, तो अच्छा इजराइल भी बाय द वे लीन इनटू करता वो है, तो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन ज़ायोनिज़्म से ज़्यादा मतलब वो लीन इनटू करता है। और इसको हाईलाइट करना वक्तन फक्तन बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल में वो टेस्टर लगाते हैं कि लोग कितने पानी में, और उस टेस्टर पे अगर जवाब ना आए तगड़ा तो फिर वो चीज़ों को, जैसे मैं तो इवन हाफ ये बिलीव करता हूँ कि जैसे कि ये जो एंड टाइम्स की प्रोफेसीज हैं लोग खुद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मुसलमानों के यहाँ कम, यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पे भी ईरान का जो किरदार है, क्योंकि उनकी जो थियोलॉजी जिस तरह डेवलप्ड है, इथनाशरी थियोलॉजी जो है, और प्लस ईरान ने अपने आप को जिस किरदार में लाया है, द शिया स्टेट, हालांकि इसका कोई तस्वर नहीं है इमाम के बगैर, विलायतुल फ़कीह की वो इंजेक्शन करके और वो सब, और अब उसकी, और क्योंकि उनके यहाँ जो बैतुल मक़दस की अहमियत है कुछ, वो अपनी एंड टाइम्स महदी की और वो उस कैरेक्टर की, क्योंकि हमारे यहाँ महदी एक कमज़ोर किरदार है, यानी नॉट इन द सेंस ऑफ कि उसकी मतलब मुराद के वो इट्स नॉट अ सेंट्रल फिगर टू सुन्नी थियोलॉजी, और मतलब जो हमारा फिक है वो उसके हम नहीं सवाल करता, उनके यहाँ आइम्मा का तस्वुर बहुत, और उसके अंदर इमाम गैब जो है यानी वो बहुत बड़ा मसला है। तो वो सारा नैरेटिव जैसे कि ना खुद मैनिफेस्ट कर दिया कि अब देखो हमने सीधी लाइन बना ली है तेहरान से सीधा अमेरिका की मदद से, मतलब अगर मैं वही सवाल था कि मेरा कि अगर अमेरिका इराक की इन्वेजन ना करता तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की क्या हैसियत थी? नहीं बनता। मतलब इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसेंशियली एक इंपीरियल पावर ने बनाया। यस, यही तो अमेरिका ने जो शाह और खुमैनी की जो एक्सचेंज है उसके अंदर जो रोल रहा है वेस्टर्न पावर्स का, फ्रांस ने पनाह दी, अमेरिका ने वापस फिर अब ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो सोशलिस्ट तहरीक थी उसको मोहम्मद मुसद्दिक उड़ाने के लिए किया था, जो नेशनलाइज करना चाहती थी ऑयल को। तो ये सब मतलब ये सब मतलब अगर इस तरह की लेजी बोरिंग हम करना स्टार्ट कर देना तो हम भी बड़े क्या कहते हैं फॉल्स पैरेलल्स क्रिएट कर सकते हैं कि ईरान इज एसेंशियली अमेरिका's पपेट, जो कि वो नहीं है। मतलब जो कि बट ईरान इज ट्रीटेड बाय अमेरिका एज द बोगीमैन फॉर द मिडिल ईस्ट। वो मतलब सऊदियों को डराता तो है उसको दिखा के, बिल्कुल मतलब इट्स स्केयर्ड साउदीज इनटू इजरायली फ्रेंडशिप वेरी सक्सेसफुली ईरान के जरिए। एमबीएस की स्टेटमेंट आपको याद आ रही है कि हमारा दुश्मन इजराइल नहीं है, हमारा दुश्मन ईरान है। और इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना 21वीं सदी के अंदर एक अरब लीडर के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो ईरान को लेवरेज अमेरिका ने जरूर किया एज बोगीमैन, और उस बोगीमैन को इराक के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवली यूटिलाइज किया गया। एक्टिवली यूटिलाइज इराक वॉर की वन ऑफ द मेजर जो ग्राउंडिंग है अमेरिकन की वो ईरान है। आईसिस की क्रिएशन के अंदर ईरान का जो किरदार रहा है, और कासिम सुलेमानी, और फिर बाद में उसको मारने के लिए मतलब एक ही द ओनली जस्टिफिकेशन में जो किरदार रहा है ईरान का। तो ये सब मुल्क है ना यार, मतलब इनसे क्यों अपने आप ये क्या उनसे, अब तो ये जो मजहबी लाइन क्रिएट हो गई है ना महदी वाली, ये बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में इवन एंड टाइम्स के अंदर भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए आदमी को कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी मतलब मिलिट्री स्ट्रेटेजी किसी इस पे बेस करे कि हमें पेशगोई मिली है। ये क्या है, ये मतलब ये तरीका है जिंदगी जीने का। ये पेशगोइयों की बुनियाद पे, जैसे अब मतलब डॉक्टर साहब वो वेल रब वाला हदीस पढ़ा करते थे, अब वो नामुकम्मल है, उसका दूसरा हिस्सा याजूज माजूज के बारे में। हाँ, अरब की हलाकत हुई लेकिन याजूज माजूज के हाथों, यानी ये उसको कहीं की चीज़ कहीं की फिट कर देना और कि अरब तबाह हो गए। और फिर इसके अंदर बाय द वे कहीं से ना ईरान के यहाँ ईरानी और पाकिस्तान इंडिया के यहाँ पाकिस्तानी इंडियन एक्सेप्शनलिज्म आता है। एक खुरासान के बहाने, कोई गज़वा हिंद के बहाने, पाकिस्तान अरब तो कुछ नहीं कर सकते ना यार, हमास अरब, सीरिया अरब, जो करना पाकिस्तान ने करा। अब ये पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को जहाँ से मीरे अरब को आई ठंडी हवा, यार ये क्या ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, जक्सटपोज करना, बिल्कुल शू हॉर्न करके अपने आप को अंदर चीज में घुसाना। और ये पाकिस्तानी सेफनिज्म को साबित करने में डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी लगाई है। वन ऑफ हिज मतलब मेजर जो फ्लॉज थे, स्पेशली द एस्कैटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट, यही तो आर्गुमेंट थी, कि अरब फेल हो गए हैं। और मैं इवन देखता हूँ कि जब कोई अरब के यहाँ कोई ग्रीन प्रोजेक्ट होता है ना दरख्त लगाने वाला, तो कमेंट्स में देसी पागल हुए होते हैं। क्या क्यों बताओ क्यों अरब ग्रीन हो जाएगा, क्या की निशानी है यार, मुझे याद क्या कर रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हैं यार, आप ज़हनी मरीज हैं, आप अलील मतलब मेंटल पेशेंट है। ऊंची इमारतों तक बहस ठीक है यार, लेकिन एक मुल्क जो रेगिस्तान है उसको डेजर्टिफिकेशन से बचाना, उसमें एग्रीकल्चर क्रिएट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है।
नहीं हम रुक जाए, हमने गंदम नहीं लगाना वरना पेश गोई पूरी हो जाएगी। नोट टू से कि हम एमबीएस की वो जो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी है उसके फैन हैं। कहाँ यार, लेकिन ये जो पागलपन है ना, इज्तिमाई पागलपन के हदीसों से, वो भी खास तौर पे एंड टाइम जो होती वेग है पर्पसफुली वेग होती हैं यार, पेश गोइयाँ होती हैं जरा मतलब ऐसे ऑब्स्क्योर किस्म की। पता नहीं हमारे टाइम्स के लिए हैं या नहीं हैं, या अरे यार क्यों दुनिया खत्म करने के क्यों तुले होते हैं मुसलमान, पता नहीं, ईसाई भी यहूदी भी, पता नहीं ऑब्सेस्ड क्यों है, दुनिया खत्म हो जाए, खत्म होने लगी है, खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। ये ऑब्सेशन जब तक खत्म नहीं होगा ना तो हम सेंस नहीं बनेगी हमारी बातों की। खैर जी, मैंने एक सीरिया को बाय द वे इस वक्त टोटल, अगर तुम बंदे को अकेला कर लो ना, जो गुस्सा कर रहा होता है मुसलमान सीरिया के मामले, उसको अकेला करके कुरे दो ना, यार वो ग्रेटर इजराइल यार थप्पड़ मारे बंदा मुंह पे यार। ग्रेटर इजराइल सीरिया के अंदर आप तड़पते रहे अंदर, जैसे ना बिशार रोक के बैठा हुआ था इजराइल को, और अब बिशार गया तो एकदम मान जाए। और नहीं, अब अगर ये हम हंस रहे हैं इस बात पे, वाकई में इजराइल ये कतन अच्छे एट द सेम टाइम ऐसे नहीं है कि इजराइल एक्सपैंड नहीं करना चाहता है, वो पहले भी करना चाहता था, बशार से इसके बाप के ज़माने में भी करना चाहता था। मतलब अगर इसको मतलब लुकिंग एट फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक लेंस, वुड तुर्की एवर वांट इसराइल? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एर्दोगान का मतलब उम्मत के लिए, वो उसके लिए उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो कर्ड वो अगर जितना करीब आएंगे कुर्दों के इजरायली उतना खतरनाक हो जाएगा। तो लेकिन तुर्की ने भी तो जाना ना है, इस्तांबुल जाएगा ना मुसलमानों के हाथों से। चलें फिर मेरे ख्याल से खत्म कर दे। मुसलमानों से हाथों से जाएगा ना, बात तो ठीक है, बात तो सही। फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, टर्की गया मुसलमानों के हाथों से, लिहाजा टर्की के साथ तजारती, यार मैं कहना नहीं चाहता कि आदमी को मिला, नाम नहीं लेता, चलो वो पहचान ही ना ले, उसने ना उसको मौका मिला था टर्की का पासपोर्ट लेने का और सेटल करने का वहाँ पे, लेकिन वो नहीं किया। क्या उसने कहा यार इसमें तो यहाँ पे तो वो काफिरों की हुकूमत आ जाएगी, नो फ्रीकिंग में। हाँ लोग सोचते हैं ऐसे। नॉट सेइंग कि एडमिरेबल नहीं है, उसमें कुछ इंडीरिंग क्वालिटी है, कितनी मासूमियत, इतनी मतलब ज़ील, बट एट द सेम टाइम माय गॉड इट्स काइंड ऑफ अबसर्ड, इट्स रिटार्डेड, एक्टिवली रिटार्डेड। तो ये है, अब आई डोंट नो व्हाट, देखो एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक अगर हमें कोट कर रहे हो कि लाइक हाँ देखा, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जो लोग नाकेद हैं वो चाहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बन जाए। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, और हम उसकी फिजिबिलिटी भी नहीं देखते, मतलब ऑन द आई सी द पोटेंशियल ऑफ इट, बन सकता है, बट गिवन द मतलब फिर वही मसला ना कि नहीं, देखो एडवांटेजेस तो बहुत है उनके लिए, रेबल फोर्सेस को आपस में लड़वाना ये बड़ा आसान काम है बनिस्बत एक जालिम की हुकूमत को गिराना, ज़्यादा आसान होता है, आपस में लड़ो टेरिटोरियल या किसी और डिस्प्यूट की वजह से, एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों को फंड करना और फाइनेंस करना, आईसिस देखो आज तक अफगानिस्तान में मसला है, ये सब मुमकिनात में से। उसके अलावा डिस्टेबलाइज सीरिया, लेबनान और जॉर्डन भी चैलेंज बन जाते हैं फिर, क्योंकि अब वो कहते हैं कि यार इससे पहले कि उनके पास जो एक्सक्यूज़ होता है प्रीएम्प्टिव कि इससे पहले कि यहाँ पे ये स्प्रेड करे ये इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो हम इनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन उसके लिए इसराइल का इतने सारे एजेंट, इतने सारे जो एक्टर्स हैं, रशिया है, उसने रिक्वेस्ट किया है HTS की लीडरशिप ने कि जो हमारी बेसिस मौजूद है उनको भी रहने दें आप। हाँ जी, ठीक है, इसका मतलब है वो भी खत्ते से जाने के मूड में नहीं लगा, और वो लेवरेज करना चाहते हैं, वो लेवरेज करना चाह रहा है। ठीक है, फिर तुर्की है, वो भी नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल अपना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, बल्कि उन्होंने कंडेम भी किया जो इसराइल की जो रिसेंट असॉल्ट है, बमबारी है, उसको सरेआम कॉल आउट भी किया और कहा है कि वो चाहेगा तो कोई नहीं, और इवन अमेरिका नहीं चाहेगा ऐसी एक्सपेंशन करे इजराइल। इवन इजराइल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बहुत डरेंगे इससे, बिकॉज आप अपने बॉर्डर को खोल रहे हो फॉर थ्रेट्स, अग्रीड, बट क्या ये ऑन द कार्ड्स है? ऑन द 100% ऑन द कार्ड, बिल्कुल ऑन द कार्ड। से वो ये भी चाहेंगे कि लेबनान के अंदर वो किस तरह का जोन बना ले, लेबनान और जॉर्डन को भी देखेगा, वो जॉर्डन को भी देखेगा बिकॉज जॉर्डन सबसे कमजोर है इनमें। या तो डू यू सी दिस फाइट कमिंग टू पाकिस्तान को अकल आ जाए, बस ये आ गई ये फाइट आपके पास। एक तो अभी 2-3 हज़ार बच्चियां आए, वो लड़के आएंगे पहले वापस, उनका क्या करेंगे वैसे हम? उनको किस तरह रिहेबिलिटेशन कैंप बनाओ उनके लिए यार, कि उनकी जहन सफाई हुए। वो वहाँ पे तकफीरियों को मारने गए थे, तो यही ना वो तकफीरियों को मारने ढूंढते फिरे अब जो वो होता नहीं, वो इफ एवरीथिंग मतलब इफ यू आर अ हैमर एवरीथिंग इज अ नेल, मतलब कि नंबर 1, नंबर 2। और बकायदा मैं वीडियोस देख रहा था, इमोशनल वीडियोस के, बीबी ज़ैनब
अल्लाह हाफिज़। हालांकि वो कल एक साफ़ी है बिल्कुल वहाँ पे खुला है मज़ार तुर्की यार। का, उसने वीडियो बनाई है कि यार खुला है आओ, मतलब मेरे नज़दीक तो HTS वाले अगर थोड़े अक्लमंद हुए, थोड़े अक्लमंद उन्होंने कहा आओ यार टोटली खोल दे, टोटली खोले। आप ज़ियारतें करें, आप वहाँ इबादत करें, आके दुआएं मांगें, सब कुछ करें, कोई मसला नहीं है। ये जो और मेरे ख्याल में इनमें इतनी सेंस है, लग रहा है इनमें इतनी सेंस है ऑन द फेस ऑफ इट, तो लग रहा है जिस तरह ये मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनफरादी तौर पे विद इन द फोर्सेस बहुत ज़्यादा मुतासिब होंगे, वो यकीनन उनको गुस्सा होगा ईरान पे और शियत पे और अलवियत पे, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उसकी स्किल पे डिपेंड करता है ना, वो कितना आसानी से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे कि यार ये सब बर्दाश्त करो, ये अब हमारे भाई बहन है, हमें सब किसी के साथ मसला नहीं चाहिए, हमें ईरान साथ भी पीस चाहिए वगैरह वगैरह। ईरान रूस के साथ जो पाकिस्तान तक आएगी है ना जंग, अभी ईरान की तो शामत तैयार हो रही है ना, या पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा? आई डोंट नो, मे बी फॉरेन ऑफिस वाला बैंड जो बैठे हुए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट सोच रहे होंगे वो इस बारे अरे यार उन्होंने कौन सा कोई फैसला करना है यार इस बारे में। देखो But ना अभी yeah, बलूचिस्तान वाला मामला लटका हुआ है, हाँ इसमें ईरान के खिलाफ अगर शरारत होती है तो पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा आप देखें ना, क्योंकि ईरान का मामला अब टाइट हो गया। ईरान की जो एक स्ट्रेटेजिक वो लाइन बनी हुई थी ऑल द वे टू बैरूत, वो लाइन कट ऑफ हो गई है। मे बी पीपल आर सेइंग हु नोज इराक माइट बी द नेक्स्ट। यही आर्गुमेंट है कि इराक को दो लख्त करना डोमिनो होता है इफेक्ट जी। इसलिए तो सीसी का जो बयान आया ना, मैंने नहीं सुना था, लेकिन मुझे सुन के बड़ी अच्छी है कि हम स्ट्रांग हैं, हम ठीक हैं, खतरा नहीं है वो लेकिन क्योंकि डोमिनो इफेक्ट तो क्योंकि मतलब एक जो मुस्लिम ब्रदरहुड की या प्रेजेंस है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मिडल ईस्ट है, वो एक सोच तो पाई जाती है कि जितनी भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन द रिजीम्स हैव टू गो, कि ये जो रिजीम्स देखो इजराइल की मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है अरब रिजीम्स की वजह से, सीसी असद इस तरह के लोग और इनसे जब बड़े थे गुजरे थे। इजराइल एक नॉन थ्रेट है नंबर्स वाइज, इट्स सिंपली इनफीजिबल नंबर्स वाइज, ही इज सराउंडेड बाय 500 million Arabs and then by a billion Muslims, it's ridiculous, it's infeasible, it only exists because यहाँ पे regimes जो हैं, देखो this is the original UN strategy, even जो militant groups थे like Al-Qaeda, उनकी strategy यही थी कि देखो अगर अमेरिका से लड़ना है ना या इसराइल से लड़ना है, that means कि आपने मुसलमानों की रियासतों से लड़ना है। इट इज़ अ वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ थिंकिंग बाय द वे, यकीनन, क्योंकि आप इसकी एंड अप डूइंग इज कि आप जो अपना मुल्क डिस्टेबलाइज करके बैठ जाते हैं, थोड़े बहुत जो फंक्शनिंग मुल्क भी होते हैं आपके डिस्टेबलाइज रहते हैं, बट इन प्रिंसिपल क्या उनकी बात दुरुस्त है नहीं वो भी ये थे जो इवन जो मुस्लिम ब्रदरहुड की फिक्र थी, वो भी ये थी कि पहले ये जो है ना जो हमारे ऊपर बैठे हुए मुसल्लत हुक्मरान है इनको तो डील करो, इनको तो टाइम यार, तो या एक नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन एंड फेलियर एंड वो है, ऐसा लगता है कि हम एक डेथ साइकिल के अंदर स्टक हैं। आई थिंक मतलब मैं तो इस चीज़ को भी मेरे नज़दीक, और ऑल्दो आई वोंट कॉल इट अ विन, क्योंकि इतने लोगों के विन तो कोई नहीं है खुदा के वास्ते यार, इतने लोगों के मैसेकर के बाद, और विन नहीं है बस, इट इज वन एंड, हाँ इट इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ एज वेल कि चलो यार चला इनके लोग जेलों से छूट जाएंगे, लोग जेलों से छूट जाएंगे, और ये नहीं है कि 200-300 लोग 1.5 लाख लोग यार, मतलब आर यू किडिंग मी। और वो जो ख़ानदान है उनको किसी तरह से क्लियर मिल जाएगा कि चलो हमारे जो मैयत मिल गई, जनाजा मिल गया, और वो लोग अपने घरों को जा सकेंगे वापस, और दोबारा ये थ्रेट भी नहीं होगा, अभी वो महसूस भी नहीं कर रहे होंगे बोझ के यार कोई बात ना करो, उठा लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, वो सब। तो दैट्स अ बिग साइन ऑफ रिलीफ। और 54 इयर्स की एक हुकूमत टूटी है, रजीम का या हुकूमत कहें, जाबराना निज़ाम कहें, मतलब व्हाटएवर यू नेम इट। और आई थिंक एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसने बड़ी अच्छी बात की हुई थी कि वी एक्सेप्ट द ईजिएस्ट नैरेटिव बिकॉज वी वांट कन्वीनियंट ट्रूथ, सिंपल सोल्यूशन। हाँ, और जो ट्रूथ होता है ना वो कन्वीनियंट नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको सिंपल, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने बात की थी, कोई बंदा आपको कह रहा ना कि ये तो ग्रेटर इसराइल बन गया और सारे सही एजेंट थे और भी इसराइल जीत गया और गुड हो गया, और जो अमेरिका है वो जो जंग जीत गया, तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब अमेरिका खुदा नहीं है, अमेरिका नहीं इस तरह है कि एक मोरे को चला रहा होता, अमेरिका ने कागज चलानी, अब यहाँ छोड़ के यहाँ चले जाओ, अब यहाँ छोड़ के यहाँ चले जाओ। कितना टाइम हुआ? 4:20 चले 4:10 हुए हैं। हाँ फिर बस माइंड अप ही कर रहा था। हाँ नहीं अभी काट दिया। अच्छा तो या आई थिंक दैट वाज
दैट वाज द लास्ट पॉइंट कि जो ट्रूथ होता है वो हमेशा वो अक्सर औक़ात इनकन्वीनियंट होता है और वो मतलब इतना आसान नहीं होता कि आपको सब पता चल गया और अब सारी अमेरिका की साजिश थी और जो लोग मौजूद थे जिन्होंने जंग लड़ी है, जिन्होंने 20 साल बशार की जो गवर्नमेंट है इसको रजिस्ट किया, उनकी तो एजेंसी कोई नहीं थी, वो सारे CIA के एजेंट थे। तो दैट्स अ बिग लाई। मतलब उन लोगों का अपना कोई पॉलिटिकल विजन था कि हमने इसको उठाना है। अब मैं देख रहा था वो जो थैंक यू साद फॉर कमिंग ऑन द यर्न पॉडकास्ट, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि आप आइंदा भी वक्त निकालेंगे। लोगों के सवाल और गालियाँ जो हैं वो कमेंट्स में आपको अगली बार हम पढ़ के सुना देंगे। अगर अभी तक लोग सुन रहे हैं तो बाय बाय।